आपका एमआर सर। बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। लास्ट लेक्चर में हमने फ्लूइड स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पास्कल लॉ, प्रेशर एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल के कंसेप्ट को समझाया था। आज के लेक्चर में हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के सवाल सॉल्व करेंगे। उससे पहले एक बार और मैं रैपिडली रिवाइज करा देता हूं कि आर्किमिडीज ने क्या बताया था। आर्किमिडीज ने सीधा सीधा यह बताया था, अपने हो तो अपने घर में रहो, किसी के घर में घुसोगे तो दिक्कत होगा। ये साहब देखो, कल से यही पढ़ा है, ये अपना अपना घर इसका देखो, ये यहां है, ये यहां है। इस लिक्विड को, वाटर मॉलिक्यूल को, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई फोर्स बॉल पे अभी वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगा रहा। लेकिन जैसे ही ये बॉल अगर इस पानी में घुसने की कोशिश करेगा, अरे भाई इसमें अंदर घुसोगे और इसके आदमी को इधर उधर हटाओगे तो तुमको छोड़ देगा वो लिक्विड? नहीं, तो फोर्स लगाएगा। कितना और किधर? तो थोड़ी ना तुम जाओगे तो बोलेगा आओ हमरे अंदर और घुसो और हमरे आदमी को बर्बाद कर दो, ऐसा नहीं। लिक्विड के अंदर घुसोगे तो लिक्विड आप बॉल पे ऊपर की तरफ एक बाउंड फोर्स लगाएगा। उसका वैल्यू इस बॉल के वजह से जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसके वेट के इक्वल होगा रो वी जी। व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसको वेट के इक्वल होता है इनसाइड वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड। जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर गया है वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा। ठीक है सर। और नीचे mg। इस कंडीशन में आप साफ साफ देखो, क्या ये पानी में पूरा डूबा हुआ है बॉल? नहीं सर। क्यों तैर रहा है ऊपर? ये रुका हुआ है। तो यहां पे दो बातें आपको समझ आनी चाहिए कि बॉल पे नेट फोर्स 0 है। रे चल थोड़ी ना रहा, बॉल रेस्ट में है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ तो यही कहता है ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो ऊपर लग रहा है बायंट, नीचे लग रहा है mg, तीसरा बता कोई फोर्स है तो? सर लिक्विड के कांटेक्ट में होने की वजह से नॉर्मल, वे रामलाल वही तो बायंट है, वही तो बायंट के फोर्स में प्रेशर लगाया ना, प्रेशर डिफरेंस की वजह से नॉर्मल ऊपर क्रिएट हुआ है। उसी का नया नाम दे दिया है बायंट फोर्स। क्यों? क्योंकि वो डिस्प्लेस लिक्विड के वेट के बराबर नॉर्मल हो रहा है। अरे हाँ, तो सर ये तो बैलेंस हो गया। हाँ बैलेंस हो गया। तो इस केस में कहते हैं कि इसका एपरेंट वेट 0 हो गया। क्यों एपरेंट वेट 0 हो गया? समझना यहां पे, क्योंकि जितना इसका नीचे वेट था mg ऊपर बाइंड के बराबर हो गया है ना। तो अगर तुम रस्सी से बांध दोगे इसको, अगर मान लो बॉल को रस्सी से बांध के वैसे लटका देता था तो रस्सी में स्ट्रिंग में टेंशन 0 होता। क्यों? क्योंकि mg और fb एक दूसरे को बैलेंस कर ही रहा है ना। तो एपरेंट वेट इस केस में क्या कहते हैं सर? 0। एपरेंट वेट कितना हो जाएगा? 0। तो इस केस में एपरेंट वेट का तो सवाल बनेगा ही नहीं। तो सर कैसा सवाल बनेगा? इनसाइड वॉल्यूम। क्या फैक्ट्स बताइए, टोटल का कितना परसेंट इनसाइड होगा? कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सी बात है कि अगर ऑब्जेक्ट के घनत्व को, डेंसिटी को हम सिग्मा कहते हैं, तो सिग्मा टोटल वॉल्यूम इंटू जी, ये दोनों बराबर कर दोगे, जी से जी कटेगा। साफ साफ देखो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिक्विड का और डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, या इसको बोल देते हो इनसाइड वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टोटल वॉल्यूम। तो इनसाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू सिग्मा बाई रो। और दूसरी बात, इनसाइड आउटसाइड का सवाल बनेगा तो तुम्हें ये किसका किसका छोड़ दो, तुम्हें नीचे ज्यादा ऊपर कम वाला डेंसिटी लिखना है। और अगर ऑब्जेक्ट पूरा डूब जाए, अगर ऑब्जेक्ट क्या हो जाए? पूरा डूब जाए। पूरा डूबने के केस में सर क्या होता है? क्या होता है पूरा डूबने के केस में? देखो ये बैटरी है, मान लो इस बैटरी को मैंने पूरा अंदर डाल दिया। साफ साफ आपको दिख जाएगा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बैटरी पूरा डूब गया। क्यों डूब गया साहब? क्योंकि इसका डेंसिटी ज्यादा है। पत्थर को उसके डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहां दम था? क्यों डूब गया पत्थर या बैटरी? पर डेंसिटी इतना ज्यादा था। डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से, अब समझिएगा, डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से इसके इतने वॉल्यूम में डेंसिटी ज्यादा है। हाँ, इतने वॉल्यूम का डेंसिटी ज्यादा है तो उसकी वजह से इसका मास ज्यादा होगा, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। ओके। और इसी एरिया से, इसी वॉल्यूम से ये लिक्विड को हटाया है, लेकिन लिक्विड की डेंसिटी कम है, इसके वजह से ऊपर जो बैंड फोर्स होगा वो होगा आपका रो वी ऑफ लिक्विड इंटू जी। सॉरी, वो डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम बॉडी के कंप्लीट वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये होगा तुम्हारा सिग्मा वी जी। तो जी से जी काटो, वी से वी काटो, देखो रो बराबर सिग्मा हो जाएगा क्या? अरे नहीं सर, यहां पे बेस की वजह से, ये कंटेनर का बेस, ये भी तो एक फोर्स लगाएगा ऊपर, नॉर्मल। तो आप लिखेंगे नॉर्मल प्लस रो वी जी बराबर सिग्मा वी जी। जब इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से तो n को कह सकते हैं आप
सिग्मा वीजी माइनस रो वीजी, यहाँ से सिग्मा वीजी कॉमन निकाल लेंगे तो mg के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। मैंने पूरा डेराइव करके दिखाया, mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा। सर ये रो बाई सिग्मा, सिग्मा बाई रो, यहाँ पे तो उल्टा लिखा है सर, यहाँ पे उल्टा लिखा है सर। अरे छोड़ देना, तो भी कंफ्यूज हो रहा है। मैंने बताया है कि तुम पहले केस डिसाइड करो। अगर तुमसे बोला फ्लोट कर रहा, तो फ्लोट कर रहा तो अपरेंट वेट 0 होगा, डूबेगा तभी अपरेंट वेट जैसी कोई चीज आएगी। समझ में आया कि नहीं है? फ्लोट कर रहा तो अपरेंट वेट 0 होगा। उस केस में इनसाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू कम बटा ज्यादा डेंसिटी। बस सर अगर डूब गया तो भी वही बात, अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट 1 माइनस कम डेंसिटी बटा ज्यादा डेंसिटी। अगर ज्यादा बटा कम कर तो निगेटिव नहीं आ जाएगा? ये नॉर्मल रिएक्शन निगेटिव होता ही नहीं है राम लाल। और सबसे नंबर 1 केस, इफ सिग्मा इज इक्वल टू रो, तो दोनों की डेंसिटी बराबर, तो पूरा डूब के फ्लोट करेगा, पूरा डूब जाएगा और उसको जहां भी रखोगे वही रह जाएगा। समझ आया ना बहुत अच्छे से? चलो मैंने सवाल करता, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, फ्लोट कर रहा साहब, फ्लोट कर रहा साहब, ठीक है सर। इनसाइड आउटसाइड का वॉल्यूम इसको पूछना चाहिए, अगर फ्लोट कर रहा तो इनसाइड आउटसाइड का वॉल्यूम पूछना चाहिए। आओ देखते, द ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ अपरेंट वेट। ओह क्या पूछा, क्यों पूछा? हमें तो आता है MR स्टार, आंसर आ गया। डेंसिटी ऑफ आइस इतना, वुड परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक आइस फ्लोट आउटसाइड। नहीं निकालूंगा। क्यों नहीं निकालोगे? क्योंकि हमें आउट इनसाइड निकालना आता है। तो सर पूछा तो आउटसाइड है, इनसाइड निकालो, आउटसाइड कैंसर आ जाएगा। इनसाइड बाई टोटल, परसेंटेज में पूछा तो 100, कम डेंसिटी 0.9, ज्यादा डेंसिटी 1, मतलब 90% नीचे तो 10% ऊपर, 10% आंसर। अ ब्लॉक ऑफ स्टील साइज 5 × 5 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब स्टील का ब्लॉक है क्यूबिकल फॉर्म में। देखिए क्यूब है, साइड लेंथ है 5, 5 और 5, ठीक है। इज बेटेड इन अ वाटर, इफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7 देन अपरेंट वेट इज, वाटर में इसको मेजर कर रहा है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7 देन अपरेंट वेट इज, अपरेंट वेट की वैल्यू पूछी। आओ, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्या पूछा है बताओ? केस नंबर 1, 2, 3, अपरेंट वेट सर, अपरेंट वेट, ओके ओके। अपरेंट वेट बराबर एक्चुअल वेट mg 1 माइनस रो बाई सिग्मा। सर ये रो सिग्मा क्या हमको याद रखना पड़ेगा ना, ज्यादा बटा कम। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी, इसलिए वो पूरा डूबा है, तभी ये अपरेंट वेट का सवाल बना है। देख रहे हो लेवल? अब सुनो सर, इसको मास इंटू जी को आप लिख सकते हैं, देखो 4 × 4 × 4, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में गिवन है। तो डेंसिटी इसका सर नहीं पता तो लिख लो सिग्मा, कोई बात नहीं। सिग्मा इसकी वॉल्यूम तो लिखो 5 × 5 × 5, वॉल्यूम होगी 5 × 5 × 5 इंटू जी, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/7। रिलेटिव डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 7, है ना। रिलेटिव डेंसिटी तो नीचे लिखते हैं, और वैसे भी इसकी रिलेटिव डेंसिटी आपने दिया है 7, तो इसकी एक्चुअल डेंसिटी भी होगी 7 kg/मीटर की यूनिट आ जाएगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में होता है 1। वाटर की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में क्या होता है 1। तो यहां से जब सॉल्व करेंगे तो इसकी डेंसिटी आप यहां पे लिखेंगे 7, तो 7 × 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई जी, 7 - 1 हो जाएगा आपका, 7 - 1 हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 6/7, 7 से 7 कैंसिल होगा, 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 ये रहा इजी वेट, 5 5 5 × 6 आंसर। अरे काहे घबराता है भाई, रफ्तार भी से मार। आओ आगे देख, तो आपने करा दिया था। ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट्स इन अ वाटर विथ 4/5 ऑफ इट्स वॉल्यूम सबमर्ज्ड। नीचे है 4/5, ठीक है, सबमर्ज्ड बट जस्ट फ्लोट इन अनदर लिक्विड। तो किसी और लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी के इक्वल होगा, क्योंकि जस्ट फ्लोट कर रहा है, और जिसमें फ्लोट कुछ वॉल्यूम इनसाइड में फ्लोट कर रहा है, तो इनसाइड वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड ना ऑब्जेक्ट बाय लिक्विड, ऑब्जेक्ट बाय लिक्विड, क्योंकि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए ऐसा किया। ये सवाल करा दिया था आपको। नेक्स्ट देखिए, अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर साइज इन फ्लोट इन अ वाटर। ओके, जस्ट फील द कंसेप्ट, फील करो कंसेप्ट को। रेक्टेंगुलर ब्लॉक कुछ ऐसा है, ऐसा है ना। देखो ये 10 और ये 15, साइज इन फ्लोटिंग इन अ वाटर विद 10 सेंटीमीटर साइड वर्टिकल। अच्छा ऐसे नहीं, वो ऐसे फ्लोट कर रहा था, ऐसे, ठीक है।
float in a vertical. If float with a 50 centimeter side vertical, then the level of water will. बहुत ही घटिया सवाल। कंसेप्ट अगर नहीं आता तो माथा मार के रह जाएगा, नहीं होगा सॉल्व। कंसेप्ट आता है तो एक ही लाइन में सॉल्व। मैं जो कहता हूं उसको लिखना। फ्लोट के कंडीशन में apparent weight 0 होता है। The condition of float, apparent weight will be 0. Then weight of this block is equal to weight of displaced water. Weight of displaced water. फर्स्ट केस में जब ये 10 सेंटीमीटर वर्टिकल साइड से फ्लोट कर रहा है, देन वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में भी पानी है तो ये इसने अपने वेट के बराबर वाटर हटाया, और इस केस में भी अपने वेट के बराबर वाटर हटाएगा। तो दोनों ही केस में सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होना चाहिए। अरे वही क्यूबिकल ब्लॉक है, ऐसे रखो ऐसे रखो ऐसे रखो, क्या फर्क पड़ता है? वो क्या चाहता है क्यूबिकल ब्लॉक कि उसका वेट बैलेंस हो जाए फ्लोट करने के लिए। वेट कैसे बैलेंस होगा? तो डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इसके वेट के बराबर होगा। तो इसमें जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट और इसमें जो डिस्प्लेस लिक्विड है उसका वेट सेम है। वेट सेम है तो लिक्विड वाटर ही है दोनों केस में, तो उनकी वॉल्यूम सेम होगी। तो जितना वॉल्यूम में यहां लिक्विड हटा उतनी वॉल्यूम में यहां लिक्विड हटेगा, रिमेन सेम। ऐसे भी सवाल कोई पूछने वाली सवाल होती है, जो तो कंसेप्ट आता है यार। कई बार ऐसा पूछ लेते हैं, अगर गलती करा तो कूट दूंगा ढंग से, कि ये है पूरा 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 भरा भरा लिक्विड। यहां से एक आदमी ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो बायंट फोर्स था पूरा डूबा हुआ है, बायंट फोर्स था F1, यहां रखा तो F2, यहां रखा तो F3। सबसे ज्यादा बायंट फोर्स कहां लगेगा? रामलाल कहता है सर जितना नीचे जाएगा उतना ज्यादा लगेगा। कूट दूंगा ढंग से, हर जगह बायंट फोर्स सेम लगेगा, क्योंकि इसने अपने पूरे वॉल्यूम के बराबर यहां से पानी हटाया, यहां से भी पानी हटाया, यहां से भी पानी हटाया। तो बायंट फोर्स होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी तो लिक्विड की हर जगह सेम है, और डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, तो यहां से लिक्विड इतने स्पेस में हटा, यहां से भी इतने स्पेस में हटा, यहां से भी इतने स्पेस में हटा। ऐसी बातें कर रहा है। नेक्स्ट पीस ऑफ गोल्ड। ओह बहुत तगड़ा सवाल। यही तो सवाल था राजा का, जिसके वजह से ये सारा झोल शुरू हुआ। गोली मार देना चाहिए था उस राजा को, तुम्हें बायंट फोर्स पढ़ना ही नहीं पड़ता। यही से तो शुरू हुआ था, गोल्ड से ही तो कहानी शुरू हुई थी कि गोल्ड के अंदर पीतल तो नहीं है, गोल्ड के अंदर कैविटी तो नहीं है। ऐसा है तुमको लाके एक अंगूठी दिया जाए, मान लो तुम्हारी शादी हो रही है ना, लड़की वाले आए तुम्हें अंगूठी पहनाने, अंगूठी दिया गया। अब तुम्हें शक हो रहा क्या पता ये अंगूठी बाहर से खोखला तो नहीं है, अंदर में कैविटी खाली तो नहीं है, ऊपर ऊपर से सोना दिया हो अंदर खाली हो। अब तुम लिए अंगूठी को और पानी में डुबो दिए। अब पानी में तो डुबो दोगे, लेकिन उसके बाद का भी तो कंसेप्ट पता होना चाहिए कि डुबोने के बाद कैसे पता चलेगा कि अंदर खाली है कि नहीं है। सर हम तो तोड़ देंगे और देख लेंगे अंदर खाली है कि नहीं, तो पहनेगा क्या भाई? हमें पानी में डुबोना पड़ेगा। देखो अब ध्यान से देखो, एक बात बताओ, अगर आप किसी भी सॉलिड को अंदर में पानी लिक्विड के अंदर में डाल दे, तो ये वैसे भी पीस ऑफ गोल्ड इन एयर एंड वाटर है। वाटर की सीजीएस यूनिट होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, और सॉरी ऐसा यूनिट सीजीएस यूनिट होती है 1। यहां पे तुमने डाल दिया, मान लो ये पीस ऑफ गोल्ड यहां पे आपने डाल दिया। अब ये अगर मान लो अंदर से पूरा खाली है, हॉलो है, तो लगने वाला बायंट फोर्स, और सॉलिड है तो लगने वाला बायंट फोर्स सेम होगा या डिफरेंट होगा? बस इतना बता दो। बायंट फोर्स की वैल्यू सेम होगी या डिफरेंट होगी? सर बायंट फोर्स की वैल्यू अंदर से हॉलो है तो डिफरेंट होगी ना। देख ये ग्लास लिया मैंने, फील करना बहुत जरूरी है चीजों को। दिख जाए आंख के सामने तो हमें ज्यादा एफर्ट लगाना नहीं पड़ता। ये ग्लास है, अब इस ग्लास को ना मैं ऐसे डालता हूं, ऐसे, तो इस ग्लास ने जो पानी हटाया है, देखो ध्यान से, पानी हटाया है वो अपने इस वॉल्यूम के इक्वल हटाएगा। अंदर ग्लास के अंदर क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ऐसे ऐसे। इसीलिए तो हम जो नाव बनाते हैं, नाव, उसमें क्या करते हैं कि ऐसा ले लेते हैं, ऐसा वुड का ले लेते हैं, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। तो अब हम अगर डायरेक्ट बैठे, मान ले कि ये है तेरा रामलाल, थोड़ा फील करो, मतलब फिजिक्स को फील करो, ये रामलाल, इसको अगर मैं डायरेक्ट पानी में डुबो दूं तो डूब जाएगा।
और अगर मैंने एक लिया नाव, देखिए यहां पे एक लिया नाव, उसके अंदर मैंने रामलाल को रख दिया, क्या लगता है ये डूब जाएगा? बताओ हाँ या ना? सर नहीं डूबेगा। तो ये समझ आता है, यहां पे फिजिक्स समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा गधा। देख नहीं डूबा, पहले अकेला मैं बैटरी को रखा था तो डूब गया था, अब देखिए बैटरी यहां पे फ्लोट कर रहा है, देख नहीं डूबा, क्योंकि जब मैंने बैटरी को रखा तो उसका वॉल्यूम बहुत कम था, है ना, तो कम वॉल्यूम से वाटर को डिस्प्लेस कर पाया। जब मैंने ग्लास के अंदर रख दिया तो इसका वॉल्यूम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्लास का सरफेस एरिया ये है। तो जब भी किसी सॉलिड को या हॉलो को, जैसे मान लो ये बॉल है, ये बॉल है, इसको मैं डुबोऊंगा तो ये अपने वॉल्यूम के इक्वल बाहर सरफेस एरिया का जो बाहर से जो आउटर लाइन वॉल्यूम दिख रहा है वहां से पानी हटाए। ये हॉलो हो अंदर से या खोखला हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हॉलो हो या सॉलिड हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मान लो कि ये तुम्हें गोल्ड मिला, इस गोल्ड में ये वाला पोर्शन खाली था और ये वाला कंप्लीट है, ये वैक्यूम ये रहा। तो तुमसे पूछा है कि गोल्ड का वेट एयर में 10 ग्राम है, वाटर में 9 ग्राम है, देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी? कैविटी का वॉल्यूम बताओ क्या होगा? मजेदार सवाल, घबराना नहीं है। तो पहली बात, तुम्हें अपरेंट वेट दे दिया तो अपन बाउंड फोर्स निकाल सकते हैं, ऊपर नॉर्मल नीचे mg, बताया था ना अपरेंट वेट की बात होगी तो ये कल वाला केस बनेगा। बताओ तुम जानते हो n प्लस एफ बी बराबर mg, यही है कहानी? हाँ सर, ये 10 और ये 9g, ये वेट दिया हुआ है ना, ये g ग्राम वाला नहीं है, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, देखना भाई, और नहीं भी तो लगा ले जी, क्योंकि द पीस ऑफ गोल्ड वेट्स 10 ग्राम। सर ये तो मास है, तो यहां पे मास लिखना है कि तुम्हें mg लिखना है? तो इसको लिख दो, मास तुम्हारा 10 ग्राम वाला मास आ गया 10, और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, ये, और ये होगा तेरा 9g, अपरेंट वेट 9g प्लस एफ बी, प्लस क्या आएगा बेटा? एफ बी। तो यहां से बाउंड फोर्स की वैल्यू आ गई 1g। हाँ सर आ गई। और बाउंड फोर्स क्या होता है? रो वी कंप्लीट टोटल इंटू जी। सर बाउंड फोर्स में टोटल लिख लिया आपने? हाँ भाई लिख लिया टोटल, बता क्या दिक्कत है तुम्हें? पूरा आ गया है ना, अंदर से वैक्यूम हो या कुछ भी हो, ये पूरे यहां से पूरे वॉल्यूम से वाटर डिस्प्लेस करिए। तो सर जी से जी कटेगा, इसका डेंसिटी 1 हो गया सीजीएस यूनिट में, तो ये आ गया आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब क्या करें? ये जो टोटल वॉल्यूम आपने निकाला है, अब मैं क्या करता हूं कि इसका वेट मुझे पता है mg, ये आपका 10 ग्राम, तो 10g लिख लेंगे। इसके वेट में अगर मैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखूं तो कौन सा वॉल्यूम होगा? टोटल ना, मैटर तो गोल्ड का यहां से यहां तक ही लगा है, गोल्ड का मैटर तो यहां से यहां तक लगा है, यहां तो गोल्ड का क्वांटिटी ही नहीं है, तो इसके वॉल्यूम को काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ सॉलिड वाला वॉल्यूम काउंट करूंगा। तो पूरा वॉल्यूम काउंट करूंगा तो मैं लिख सकता हूं कंप्लीट टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ कैविटी, ये होगा वॉल्यूम ऑफ मैटर। हाँ सर बिल्कुल होगा। इनटू डेंसिटी इसका दिया हुआ है 19.3, 19.3, जी से जी पहले ही कट गया, इज इक्वल टू 10। तो V टोटल माइनस V कैविटी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 10 बटा 19.5, ये हो जाएगा 0.52। अरे 10/20 होता तो 0.5 आता, 0.52। टोटल अपने को पता है 1 माइनस V से यहां जाएगा, 1 माइनस 0.52 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कैविटी, कैविटी का वॉल्यूम आ गया 0.48 के आसपास, देख 0.482, ये आंसर। समझ में आया कि नहीं है? देखो जब इसका आप वेट mg, मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका मास को लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो इसमें डेंसिटी तो चलो गोल्ड का दिया रहो, अब वो डेंसिटी से मैटर कहां लगा है? कैविटी को छोड़ के हर जगह लगा है, तो पूरा वॉल्यूम नहीं ले सकते। लेकिन पूरा अगर सॉलिड डूब गया तो बाउंड फोर्स तो यहां से यहां तक लिक्विड डिस्प्लेस करा है, इस कैविटी ने भी लिक्विड डिस्प्लेस करा। सर कैविटी कैसे करेगा? अरे भैया अंदर है ऑब्जेक्ट है, इसलिए कैविटी भी करेगा। आओ, block of ice float in a well, in a vessel, in a vessel. When the ice melt, then level of water will. नहीं कराऊंगा सर, आपको आता ही नहीं है, कैसे कराओगे? नहीं कराऊंगा। नहीं कराऊंगा, रुक जा, अब पहले ये कराऊंगा। एक कंटेनर है बेटा, इसमें वाटर फिल्ड है। मोस्ट फेमस क्वेश्चन इन फ्लूइड डायनामिक्स, फ्लूइड स्टैटिक, डायनामिक नहीं स्टैटिक। वाटर है और इस वाटर पे आइस फ्लोट कर रहा।
आइस फ्लोट कर रहा, आइस फ्लोट करेगा या डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा या फ्लोट करेगा? सर फ्लोट करेगा, क्योंकि आइस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होता है। इफ आइस मेल्ट, if ice completely melt, then level of ice, level of water in container will level of water in container will, water level कंटेनर में क्या होगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? बताओ क्या होगा। मैं अभी 2-3 बातें आपको बता दूं। मान लो कि ये प्लास्टिक का बोतल है, इसमें मैंने पूरा यहां तक वाटर फिल करके फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में, और जब ये आइस बन जाएगा तो क्या ये बोतल में जो आइस का वॉल्यूम है वो थोड़ा कम होगा या ज्यादा होगा? देखो, आइस की डेंसिटी होती है कम, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा ज्यादा। मास सेम रहेगा, मास पैदा नहीं लेगा, मास कंजर्व रहेगा। ऐसा थोड़ी नहीं कि तुमने पानी रखा 1 kg, 1 लीटर मत बोल देना, गोली मार दूंगा। 1 लीटर कंजर्व नहीं रखता। अगर तुम 1 लीटर पानी रखोगे तो आइस अलग बनेगा, क्योंकि लीटर इज ए यूनिट ऑफ वॉल्यूम। समझना ध्यान से। अगर मैं 1 kg आइस को वाटर को रखता हूं पानी में, तो कितना आइस बनेगा सर? 1 kg बनेगा, मास कंजर्व है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि 1 kg आइस रखा, पिघल के 2 kg वाटर बन गया, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मास रिमेन्स सेम, मास रिमेन्स सेम, और मास बराबर होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो अगर आइस की डेंसिटी आप जानते हैं कि ये कम होता है, तो आइस वॉल्यूम ज्यादा लेगा। ठीक है ना, ये कहानी है, ये अलग बात है, मैं बता रहा हूं बस। ठीक है, अब यहां देखो, अब आइस बनेगा पानी तो अपने खुद के वॉल्यूम से ज्यादा लेगा, लेकिन इसका खुद का वॉल्यूम कुछ वाटर के बाहर भी था। ऐसे नहीं सोचना, अपने को सोचना है कि आइस फ्लोट कर रहा है, इसका सीधा मतलब है कि नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और ऊपर लगने वाला बाइंड फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। और बैंड फोर्स कंप्लीट वॉल्यूम की वजह से नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ ही पार्ट अंदर में डूब के सबमर्ज करेगा। दोनों की डेंसिटी बराबर नहीं है, ये पहला कंसेप्ट है। दोनों की डेंसिटी बराबर नहीं है, आइस की डेंसिटी कम है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कम है, तो कुछ हिस्सा बाहर रहेगा। हमें वो नहीं निकालना, लेकिन कुछ हिस्सा बाहर रहेगा। हाँ सर, कुछ हिस्सा बाहर रहेगा। अब मैं मैथमेटिकली नहीं, एकदम कंसेप्चुअली आपको समझाऊंगा कि बताओ, वेट ऑफ आइस इनिशियली मतलब जब आइस फ्लोट कर रहा था, इनिशियली वेट ऑफ आइस mg इज नथिंग बट अ वेट ऑफ आइस। क्या इसके बैंड फोर्स के बराबर होगा? हाँ सर, ये क्या है? वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, सॉरी डिस्प्लेस्ड वाटर। लिक्विड नहीं है सर, वाटर है। ठीक है, डिस्प्लेस्ड वाटर। ध्यान से सुनो, ये ऑब्जेक्ट यहां पे फ्लोट कर रहा, इस पे 2 फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, बैंड फोर्स ऊपर। क्या बैंड फोर्स उतना ही लग रहा है जितना इसका वेट है? हाँ सर, mg बराबर f b तो लिखते हैं ऐसे केस में। जब फ्लोट कर रहा होता है, नॉर्मल 0 होता है, तो नीचे mg क्या है? वेट ऑफ नीचे mg है का है mg सर? वेट ऑफ लिक्विड। और ये आपका है बैंड फोर्स सर, ये आपका बैंड फोर्स। बैंड फोर्स होता है वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर, इसलिए वाटर बोल लो। इस आइस ने यहां से यहां तक में वाटर को हटाया है, इतने वॉल्यूम से। इसने कितने वेट का वाटर हटाया? अपने खुद के वेट के बराबर, क्योंकि नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है सर। अब जब फाइनली आइस मेल्ट कर गया, तो कितने वेट का वाटर बनेगा? आइस मेल्ट करके क्या बनेगा? आइस मेल्ट करके क्या बनेगा? वाटर। और इस वाटर का वेट इसके वेट के बराबर होगा। क्यों सर? अभी तो पता है वेट मास कंजर्व रहता है। तो 1 kg का अगर आइस का गोला था, तो मेल्ट होके 1 kg वाटर बनाएगा, मतलब वाटर बनेगा उससे। तो देखो, वेट ऑफ वाटर फॉर्म्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ आइस। वेट ऑफ आइस, जितना आइस का वेट था उतना ही वेट का वाटर बना। तो आइस ने हटाया क्या था सर? वाटर, खुद के वेट के बराबर। आइस ने से बना क्या सर? वाटर, खुद के वेट के बराबर। तो यहां से उसने वाटर हटाया था और खुद के वेट के बराबर वाटर बनाया, खुद के वेट के बराबर यहां से वाटर हटाया था, खुद के वेट के बराबर वाटर बनाया। तो इस वाटर का वेट जो हटा था वहां से और इस वाटर का वेट जो वहां पे बना है, दोनों का वेट इक्वल है, वाटर ही वाटर है, दोनों की डेंसिटी बराबर, तो वॉल्यूम सेम होगा। तो वाटर लेवल रिमेन्स सेम, वाटर लेवल रिमेन्स
रिमेन्स सेम। कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, एकदम सही बात है ये। वाटर लेवल रिमेन्स सेम। बच्चे कहते सर आइस है ना, आइस तो ज्यादा जगह लेता है। रामलाल तो आइस का कुछ हिस्सा तो बाहर भी है ना, इस हिस्से को इस वाटर लेवल को थोड़ी ना हटाया है, इस हिस्से ने वाटर लेवल थोड़ी ना हटाया है, वाटर को थोड़ी ना डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस तो वाटर यहां से यहां तक हुआ है। देखो सीधी सी बात है, मेरा एक ही कंसेप्ट है, इसको डेढ़ पेज में सॉल्व करते हैं लोग मैथ लगा के। नहीं लगाना मैथ। तो मुझे बताओ आइस कितना वाटर हटाया था, खुद के वेट के बराबर। और आइस से बनेगा कितना वाटर? आइस पिघल के वाटर ही बनेगा ना। ऐसा तो नहीं कि आइस मेल्ट होकर दूध बन रहा। तो आइस मेल्ट होकर बनाएगा क्या? सर वाटर। कितना? अपने वेट के बराबर। हटाया कितना था? वाटर। कितना? अपने वेट के बराबर। लेवल अनचेंज्ड। इसको समझाने में कहां जोर आता है। नेक्स्ट देखो, अब आएगा मजा। A block of ice float in a vessel. When the ice melt, then level of oil will be. अब यहां पे आएगा मजा। अब इसमें असल में पानी नहीं है, क्या है? ऑयल है। इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपेयर में थोड़ी सी कम होती है। अब देखो ये रहा आइस, ये रहा तेरा आइस। देख इधर, ये रहा आइस। आइस ने इस बार क्या हटाया है? सर इस बार आइस ने ऑयल हटाया है, क्योंकि इस कंटेनर में ऑयल भरा है, ठीक है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पे लगेगा mg, ये वेट ऑफ आइस, वेट ऑफ आइस। और इस पे लगेगा बाइंड फोर्स, ये है वेट ऑफ ऑयल डिस्प्लेस्ड। यहां से जितना ऑयल यहां से डिस्प्लेस करा है, अरे बाइंड फोर्स यही होता है ना, लिक्विड का वो वेट, लिक्विड का वेट जो डिस्प्लेस हुआ है, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, ठीक है सर। ये दोनों इक्वल होंगे। तो इनिशियली मैं लिख सकता हूं वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑयल। वही डिस्प्लेस वाली, ले डिस्प्लेस जोड़ दे, डिस्प्लेस्ड। अब मेल्ट होके ये आइस का बनी? सर पानी बनी। कितना? जितना आइस का वेट है। तो वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर। अब तुम्हें मोक्ष मिलने वाला है अगर तूने ये चीज आज तक कहीं भी पढ़ी होगी। देख तुम्हें ढूंढ लेना जाके, बड़ा गणित लगा और तू ठहरा बायोलॉजी। वो लगाते गणित, तू ठहरा बायोलॉजी। किताबों में देख लेना, बढ़िया गणित लगा के सिखा देते हैं। मुझे तो गणित खुद ही नहीं आता, मैं तुम्हें क्या सिखाऊंगा? मुझे आता है फिजिक्स और मैं तुम्हें सिखा दूंगा। देख इधर मजा आने वाला है। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड। अब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट लिखो। तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट होगा डेंसिटी ऑफ डिस्प्लेस्ड ऑयल, इसका वेट होगा डेंसिटी ऑफ ऑयल इनटू वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ ऑयल, मतलब जो डिस्प्लेस वहां से है उसी का वेट लिखते हैं अपन, इनटू जी। यहां पर वेट ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम जितना फॉर्म्ड हुआ है, जितना पानी बना है, वाटर बना है, इनटू जी। जी से जी घटी। अब ऑयल का जो डेंसिटी होता है वाटर से थोड़ा कम होता है, तो इसकी डेंसिटी कम है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होता है। तो हटा क्या था? कम डेंसिटी वाला लिक्विड, मतलब कम डेंसिटी इनका प्रोडक्ट बराबर, तो वॉल्यूम ज्यादा हटा था। लेकिन जब बना पानी, तो पानी थोड़ा हेवी है, हेवी पानी बना है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वॉल्यूम कम लेगा। तो यहां पे जब आइस मेल्ट होकर पानी बनेगा तो इस यहीं से यहीं तक पानी बनेगा। जब इतना ही पानी बनेगा, लिक्विड इतने से हटा था और पानी यहीं तक बन रहा है, तो ये लिक्विड इसके लेवल को फिल करने इधर आ जाएगा। तो लेवल कहां जाएगा? नीचे। आंसर आ गया। अब इसमें से 90% रामलाल टाइप जनता होगी जिसको ये पता ही नहीं कि सवाल भी होता है। उनके लिए तो काला अक्षर वैस बराबर। लेकिन जिसने भी ये सवाल पहले किया हुआ है उसको आएगा मोक्ष, उसको मिल गया होगा मोक्ष, सीरियसली मिल गया होगा मोक्ष। देख लेना जाके इसका सॉल्यूशन, अगर तुमने किया है तो तुम्हें पता होगा कि इसको कैसे किया जाता था। आज से पहले ये मेरे किताबों में कहीं नहीं है। इसी को कहते हैं हमारे सर, एक छोटा सा, मैं कुछ नहीं कर रहा यार, मैं तो कंसेप्ट सिखा रहा हूं। और जिसने पहले कभी नहीं देखा उसको समझ आ गया होगा। तू सोच रहा होगा तो बहुत आसान है। अरे भाई साहब, दुनिया मरी पड़ी है, लेटी पड़ी है दुनिया, इसको समझने में पता ही नहीं तुम्हें। समझ, आइस ने क्या हटाया था? इसको तो मैं ऐसे ही कर दूंगा, सुनना। आइस ने क्या हटाया था? अरे ऑयल हटाया था। आइस से बनेगा क्या? पानी।
जिसको हटाया था उसकी डेंसिटी कम, तो ज्यादा वॉल्यूम से हटा था, जो बना उसकी डेंसिटी ज्यादा, तो बना पानी वो ज्यादा डेंसिटी के तो कम वॉल्यूम लेगा, तो लेवल नीचे आई। अरे आई काबा। देखो, बोट हैविंग सम आयरन पीसेस, नदी तो बनाओ, नदी में तो बोट होगा। आयरन पीसेस फ्लोटिंग इन अ पॉन्ड, इफ आयरन पीसेस आर थ्रोन इन अ लिक्विड देन लेवल ऑफ लिक्विड। देखो ये पॉन्ड है, ये लिक्विड लेवल है, यहां पे एक बोट फ्लोट कर रहा था, ऐसे ऐसे फ्लोट कर रहा है, इसमें बहुत सारे पत्थर है, बहुत सारे पत्थर है। अब इफ आयरन पीसेस आर थ्रोन इन द लिक्विड देन लेवल ऑफ लिक्विड। अब देखो कैसे खेलते हैं, ये कह रहे हैं कि इस पत्थर को उठा के मैं इसमें डाल दूं। बेटा ढंग से थोड़ा समझने की कोशिश करो। मान लो कि ये रहा तुम्हारा वो क्या कहते हैं, ये रहा तुम्हारा पॉन्ड और ये रहा नाव। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। आई एम सॉरी, एक मिनट रुकना। ये रहा तुम्हारा नाव। अब तुम देख रहे हो कि जो बॉटम लेवल है नाव का वो एकदम लिक्विड लेवल के सरफेस पे। एक आदमी बैठ गया, थोड़ा सा नीचे जाएगा, एक आदमी और बैठ गया, थोड़ा सा नीचे जाएगा, एक आदमी और बैठ गया, थोड़ा सा नीचे जाएगा, एक आदमी और बैठ गया, नीचे जाएगा, एक आदमी और बैठ गया, नीचे जाएगा। तो ये आदमी बैठते जाएंगे तो बोट का बॉटम नीचे जाता जाएगा, तो बोट ज्यादा लिक्विड हटाएगा, तो लिक्विड लेवल कहां जाएगा? ऊपर। अब मैं यहां से इसको बाहर निकाल लूँ, एक को बाहर निकाल दूं, यहां से एक को बाहर निकाल दूं, इसको पानी में फेंक दूं तो नीचे गया। एक को और बाहर निकाल लूं, इसको पानी में फेंक दूं, नीचे गया। एक को और बाहर निकाल लूं, इसको डायरेक्ट पानी में फेंक दूं तो नीचे गया। एक और बाहर निकाल दूं समझना, थोड़ा सा फील कराता हूं, देख। एक और बाहर निकाल दूं, ये भी अंदर गया। अब लिक्विड लेवल कहां जाएगा? बोट कहां गया? ऊपर। तो लिक्विड लेवल कहां जाएगा? नीचे। ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुम अगर ऐसा सोचो, ऐसा सोचो कि 4 लोग हैं और 6 लोग को और तुम लाए और 6 लोग को लाके यहां पे बिठा दिए। जैसे 6 लोग को लाके बिठाओगे तो ये बोट नीचे जाएगा, तो वाटर लेवल कहां आएगा? ऊपर आएगा। सिंपल सी बात है, वाटर लेवल कहां आएगा? ऊपर आएगा। एक्स्ट्रा लोगों को रखोगे तब। अब तुम क्या करोगे? यहां से पत्थर उठाओ और इसको लेके नीचे फेंक दो, तो जो स्टोन है उसका वॉल्यूम निग्लिजिबल है, उसकी डेंसिटी हाई है, वेट भी ज्यादा है। यहां पे उसके स्टोन के वेट को बैलेंस करने के लिए यहां से यहां तक ज्यादा लिक्विड हटाना पड़ रहा था। जब डायरेक्ट फेंक देंगे तो सर क्या होगा? इसका वेट बैलेंस ही नहीं होगा, जाके ये बेस में रुक जाएगा। अगर इसको उठाकर डायरेक्ट अंदर फेंकोगे तो ये कितना लिक्विड हटाएगा? इतने से जगह में छोटा सा लिक्विड हटा पाएगा। तो सर इतना लिक्विड जो हटाया तो इसका वेट बैलेंस ही नहीं होगा, नहीं होगा, तो पत्थर जाएगा और नीचे डूब जाएगा। अब इस पत्थर की वजह से इस लिक्विड लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर की जो स्टोन की जो साइज है वो बहुत नेग्लिजिबल है। कितना पानी हटा लेगा भाई? सर यहां पे कितना पानी हटाया था? तो यहां पे तो अपने वेट के बराबर वाटर हटा रहा था, क्योंकि बोट का बेस उसको सहारा दे रहा था। आज जब आप स्टोन को यहां पे रखेंगे तो स्टोन अंदर जा रहा है कि बोट का बेस पूरा जा रहा है? पूरा जा रहा है। तो यहां पे इस स्टोन का वेट बैलेंस करने के लिए ज्यादा लिक्विड हटाने की जरूरत है, तो बोट के सहारे ज्यादा लिक्विड हटा था। लेकिन अगर डायरेक्टली तुम एक स्टोन लाओ और इसको इसमें रख दो, तो स्टोन की डेंसिटी ज्यादा है, वेट ज्यादा, लेकिन उसकी वॉल्यूम बहुत कम है। तो डायरेक्ट रखो तो इतनी जगह से पानी हटा पाएगा तो पूरा डूब जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आया? हाँ सर ये पूरा डूब जाएगा, ये तो समझ आ गया, पूरा डूब जाएगा, ये तो समझ आ गया। तो ज्यादा लिक्विड हटा नहीं पाएगा। अब तुम क्या करते हो? अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बोट हैविंग सम आइस पीसेस ऑफ फ्लोटिंग, मतलब बहुत सारे आदमी बोट में बैठे हैं। इफ आयरन पीसेस आर थ्रोन इन द लिक्विड। अब रामलाल को उठा के अंदर फेंक दिया। अब रामलाल यहां पे था तो रामलाल की वेट के बराबर वाटर हटा था। रामलाल जैसे ही हटेगा तो रामलाल की वेट के बराबर वाटर जो डिस्प्लेस हुआ था वो वापस यहाँ पे आएगा, वापस भी वाटर यहाँ आएगा। और रामलाल को फेंक दिया मैंने नदी में, रामलाल का वॉल्यूम निग्लिजिबल, वो जाके यहाँ पे डूब के मर जाएगा। इसके वजह से वाटर लेवल निग्लिजिबल हटेगा। ठीक है, निग्लिजिबल हटेगा, कोई डिस्प्लेस लिक्विड लेवल का सिग्निफिकेंट वॉल्यूम नहीं आएगा। लेकिन यहां पे जो वाटर लेवल इधर से आएगा, वो जो बोट ऊपर गया है रामलाल की वेट के बराबर का वाटर हटा था, तो वो वाटर यहां पे आएगा। यहां पे रामलाल के वेट के बराबर का वाटर हटेगा ही नहीं, तभी तो डूब गया ना यार। हाँ सर तो लिक्विड लेवल कहां आएगा? नीचे, डिक्रीज हो। ये तो कॉमन सेंस का सवाल है। अच्छा एक और जबरदस्त बात बताता हूं।
मैं इस स्टोन को लिक्विड के अंदर फेंकूं या बाहर जमीन पे फेंकूं, कोई फर्क नहीं पड़े, एक ही बात है। सर ये हमको नहीं आया सर समझ। अगर आप स्टोन को, अरे 2-4 लाख करोड़ इन नंबर स्टोन थोड़ी ना, 2-4 स्टोन है, और स्टोन की वॉल्यूम होती है निग्लिजिबल। इसको अंदर डुबो दो, इसको उठा के अंदर डाल दोगे तो स्टोन डायरेक्ट यहाँ पे डूब जाएगा, तो बेस में जाके रुकेगा, यहाँ से निग्लिजिबल वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस होगा, तो इससे इसके लेवल पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां था तो कैसे फर्क पड़ रहा था? अरे मेरे लाल, यहां जब था तो इसके वेट के बराबर पानी हट रहा था बोट के सहारे, जब यहाँ पे डायरेक्ट रख दूंगा तो इसके वेट के बराबर वाटर नहीं हट रहा। हाँ सर हम तो मंदबुद्धि है सर, हमको नहीं आता। तो तू ये सीख ले, तू इतना सीख, सुन। अगर ये बोट फ्लोट कर रहा है, वहां पे 50 आदमी बैठे हैं, बोट में से आदमी उतरने लगे बाहर, तो बोट कहां जाएगा? ऊपर। क्यों? क्योंकि जब 50 आदमी थे तो 50 आदमी के वेट के बराबर पानी हटा था। 50 आदमी बाहर आने लगेंगे तो डिस्प्लेस वाटर अपनी अपनी जगह पे आएगा, डिस्प्लेस वाटर अपनी जगह पे आएगा तो नदी में वाटर लेवल नीचे आएगा, डिक्रीज होगा। बस इतना समझ ले। आगे देख। An ice cube containing a large air bubble, then cube is floating on the horizontal surface of water containing in a trough. What will happen of the level of water? Remains unchanged. It will remain unchanged. सर इस बार सिर्फ आइस नहीं है, आइस के अंदर एयर बबल है। तो भाई साहब, एयर बबल का कोई वेट होता है क्या? नहीं। तो कितना वाटर हटेगा? वेट ऑफ आइस के इक्वल। वेट ऑफ आइस इज इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। डिस्प्लेस्ड वाटर, अगर मान लो एक आइस का क्यूब है, उसमें एयर बबल है 2-3, तो एयर बबल मतलब वैक्यूम, ना वहां पे आइस है और ना वो आइस मेल्ट होगा तो उसकी वजह से पानी बनेगा, ना तो वो पानी हटाया ना वो पानी बनाया, तो वाटर लेवल विल अनचेंज। दिस इज हमारे स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा। टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एंड रो। रो लिक्विड की डेंसिटी है और दूसरे लिक्विड की डेंसिटी एंड रो वेयर n इज ग्रेटर देन 1। तो हेवियर डेंसिटी की लिक्विड कौन सी हुई? एंड रो। उसको मैंने मिक्स किया, लेकिन ये क्या लिख रहा है? नॉन मिक्सिंग लिक्विड, मतलब वो एक दूसरे के साथ मिक्स के ओवरलैप नहीं होंगे। एक जब मैं उसको कंटेनर में रखूंगा तो हेवियर डेंसिटी के लिक्विड जिसकी डेंसिटी एन रो है वो नीचे रहेगा और लोअर डेंसिटी के लिक्विड ऊपर रहेगा। देखो यहां पे लोअर डेंसिटी की लिक्विड आ जाएगी। ठीक है सर, ये लोअर डेंसिटी की लिक्विड यहां पे आ जाएगी। अब क्या बोला है? और पुट इन अ कंटेनर। देखो कंटेनर में रख दिया, इसकी डेंसिटी होगी रो, इसकी होगी एन रो। द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज h। दोनों लिक्विड का यहां से हाइट सेम हाइट तक लिक्विड पुट करा है, HH हाइट तक लिक्विड पुट करा है। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L एंड डेंसिटी D। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी लेंथ है L और डेंसिटी है उसकी D। मान लो ये सॉलिड सिलेंडर यहां बनाता हूं मैं, सॉलिड सिलेंडर टाइप समझ लो। अब इसका लेंथ कितना है साहब? इसका लेंथ है सर D, ना सर डेंसिटी है D, लेंथ है इसका L है ना। Cylinder of length L and density is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical. Cylinder का axis मैंने vertical ही रखा है, कोई खास बात नहीं। Floats in axis vertical, vertical and length PL in the denser liquid. Denser liquid नीचे था तो यहां से यहां तक इसकी लेंथ है P times of L. P is less than 1. Obviously कंटेनर का टोटल लेंथ L है तो उसका थोड़ा सा उससे कम हिस्सा नीचे होगा, तो ये PL हिस्सा नीचे है। तो ऊपर आप ध्यान से लिख सकते हैं ये L माइनस PL लेंथ ऊपर हो जाएगा। क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर का आप A मान लीजिए, इसकी डेंसिटी D है। तो पूछा क्या है? देन डेंसिटी D इज इक्वल टू, डेंसिटी D इज इक्वल टू D की वैल्यू क्या होगी? तो सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से देखिए, बैंड फोर्स यहां पे एक लगेगा या दो? तो ये वाला लिक्विड इस पे बैंड ऊपर लगाएगा, ये वाला लिक्विड ही ऊपर लगाएगा। सर ये क्या गारंटी है कि ऊपर ही लगाएगा? अरे भाई किसी को दिक्कत होगा तो थोड़ी ना जाएगा मेरे पास आओ। बैंड फोर्स की वैल्यू होती है रो VG, अब थ्रस्ट बोलते उसको ऊपर की डायरेक्शन में लगता है। तो ये लिक्विड इस पे बैंड फोर्स लगाएगा ऊपर FB1, ये लिक्विड नीचे वाला लिक्विड ही ऊपर बैंड फोर्स लगाएगा FB2, और इन दोनों का बैंड फोर्स mg से बैलेंस हो जाएगा क्योंकि ये सिंक नहीं किया है, फ्लोट कर रहा है, बट दोनों लिक्विड के बीच में फ्लोट कर रहा है। ठीक है साहब, ये नीट 2016 में जब ये सवाल आया था तो एग्जाम के बाद टीचर्स भी सवाल को सॉल्व करते हैं, हम भी सवाल सॉल्व कर रहे थे, बढ़िया बढ़िया मेहनत करके इसी अप्रोच से सॉल्व किया। FB1 प्लस FB2 इज इक्वल टू mg। ठीक है ना, मैं लगा रहा करता रहा। यहां पे जब बैंड लिखा तो ऊपर वाले लिक्विड की वजह से अगर बैंड लिखोगे तो ऊपर वाली की डेंसिटी कितनी है बेटा? रो। बैंड फोर्स होता है रो, लिक्विड की डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सॉलिड का जितना इमर्ज्ड हुआ है। तो यहां से यहां तक सॉलिड का इमर्ज्ड वॉल्यूम लिखोगे एरिया A और इसका लेंथ हो जाएगा L माइनस PL। तो लिख सकते हो एरिया A लेंथ हो जाएगा L माइनस PL इंटू G।
तो ये डेंसिटी वॉल्यूम इंटू जी, प्लस दूसरे वाले का डेंसिटी एन रो, तो लिखोगे एन रो डेंसिटी, इसका वॉल्यूम लिखोगे एरिया इंटू पीएल, तो ये होगा ए इंटू पीएल इंटू जी इज इक्वल टू इसका एम जी, एम इंटू जी। अब ध्यान से देखिए, तो इसका डेंसिटी अगर डी है तो एम जी को भी लिख सकते हैं मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू कैपिटल एल, एरिया इंटू टोटल लेंथ इंटू जी। ये इक्वेशन बनेगा। ये इक्वेशन लिख के और मैं इसमें से जी में से जी काटा और देखा यहां पे एरिया ए काटा, ये लेंथ भी कॉमन निकल जाएगा, तो यहां पे लेंथ है, यहां पे लेंथ है कि लेंथ से कटेगा, तो उधर सिर्फ बचा डी जो मुझे चाहिए। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं तो सॉल्व कर पाया। अरे मैं भी बच्चा ही था, नीट 2016 तक नया नया मास्टर आया था, मैं सॉल्व कर पाया यार, ये तो हो गया। लेकिन मुश्किल सवाल था, थोड़ा समय लगा। जितना जल्दी यहाँ पे क्या करा उतना जल्दी नहीं होता। सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर सोचते हैं, थॉट प्रोसेस चलता है, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं। रिएक्शन टाइम समझते हो ना, तो रिएक्शन टाइम का जो डेल्टा टी होता है ना वो ज्यादा था उस समय। अभी रिएक्शन टाइम डेल्टा टी कम इसलिए कि इसको कई बार कर लिया अपन ने। तो ये हो जाएगा आपका रो, यहां से ये आ जाएगा 1 माइनस एल, ना 1 माइनस पी, सर गलत नहीं, ये हो जाएगा आपका एन रो पी इज इक्वल टू डी, यह आंसर। और उस समय से ही मैं थोड़ा थोड़ा बच्चों को एमआर स्टार सिखाता आ रहा था। तो एक बच्चा भागता हुआ आया, 2 बजे पेपर खत्म होता है, हम लोग पेपर आ जाता है, 15-20 मिनट हम पेपर बैठ के सॉल्व कर रहे होते हैं, तभी तो आंसर किया आएगा कोचिंग का। एक बच्चा भागता हुआ आया, सर आज तो मजे आ गए। क्या हुआ बे? तो बच्चा कहता है सर ये जो सवाल है आपका, ये एक सवाल आया था फ्लूइड का, सर आप जैसे बताते हो ना m1 m2 को इक्वल रख दो और सोचो थोड़ा, तो उसमें तो सर एक सवाल बहुत जल्दी कर दिया मैंने, उसको देखते ही आंसर आ गया, देखते ही आंसर टिक कर दिया। हाँ सर सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, मैंने देखा सोचा और आंसर टिक कर दिया। आप बताओ सर आंसर सही है कि गलत? मैंने पूछा कौन सा सवाल? तो सर यही तो जो आप कर रहे हो शायद, यही है। यार ये तो सवाल करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगा। अरे यार सर, अरे यार रामलाल टाइप हो आप। इधर देखो, बच्चा कहता है, रामलाल नहीं बोला था वैसे, मजाक कर रहा हूं। बच्चा कहता है कि सर ऐसे सोचो आप कि इफ डी इज इक्वल टू, सॉरी ऐसे सोचो सर, इफ n इज इक्वल टू 1, जैसे मैं n को 1 माना, मैंने बोला सर n तो 1 से ज्यादा दिया हुआ है। सर देने को तो कुछ भी बोल सकता है, n 2 दिया हुआ है क्या, n 4 दिया हुआ है क्या? नहीं सर, n को 1 मान लेते हैं, उसने सवाल बनाने के अकॉर्डिंग बनाया तो n को 1 मान लो। अगर मैं n को 1 मानूं तो ये लिक्विड, इन दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम, मतलब ऊपर से नीचे तक सेम लिक्विड, और उसके अंदर कोई चीज फ्लोट कर रहा है, पूरा डूब के ही क्यों ना फ्लोट करे, उसकी डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी के बराबर आनी चाहिए। मैं बोला हाँ यार, ये तो कतई जहर बात बताई तूने, कतई जहर बात बता दी यार तूने तो। मैं सोचा हाँ सही कह रहा है यार ये तो लौंडा। इफ n बराबर 1 देन d बराबर रो, आओ करते हैं। तो सर मैंने जैसे ही पहले ऑप्शन में रखा n बराबर 1 माइनस 1 हो गया 0, p मल्टीप्लाई 0, ये रो बराबर d आ गया, मतलब डेंसिटी तो दी हुई है, d बराबर रो आ गया। और जब मैंने इसमें रखा तो 1 + 1 2, ये तो भयंकर ही आ रहा था, 2 + 2 p इंटू, इसमें जब मैंने रखा इनको 1, ये 2p, इसमें जब मैं 1 रखा है 0 हो गया, ये 2 रो आ रहा, एक आंसर आ गया। और मैं सॉल्व करके वही आंसर लग के बैठा था। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, इसको 2 लाइन और लगेगा सॉल्व करने में, यही आंसर आएगा। बताओ मोक्ष मिला कि नहीं मिला? जबरदस्त तरीका। तो ये छोटी छोटी बातें होती है, सोच है, आप डायरेक्टली इसको नहीं लगा सकते। जब आपने ये सवाल इस तरीके से किया हुआ है, आपको पता है कि कैसे होता है, कंसेप्ट होता है, तभी तो आप सोच सकते हैं ना कि n बराबर 1, ये n बराबर 1, मतलब ये और ये दोनों लिक्विड की डेंसिटी सेम है, उसके अंदर कोई चीज अगर फ्लोट कर रहा है तो उसकी डेंसिटी इसके लिक्विड की डेंसिटी के इक्वल आएगा। दैट्स इट, कहानी खत्म। अब वुडन बॉल, ये नीट 2014 का सवाल है, नीट 2014 का सवाल है। अ वुडन बॉल ऑफ डेंसिटी डी, एक वुडन बॉल है जिसकी डेंसिटी डी है, ठीक है भाई साहब रामलाल, वुडन बॉल है जिसकी डेंसिटी, इमर्ज इन अ वाटर ऑफ डेंसिटी स्मॉल डी, ठीक है, वाटर की डेंसिटी स्मॉल डी है, एंड डेप्थ h बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो देखो सरफेस ऑफ वाटर से h डेप्थ इसको नीचे रख दिया, एंड देन रिलीज, फिर इसको कर दिया रिलीज्ड, फिर इसको कर दिया रिलीज्ड, ठीक है सर रिलीज्ड, अप टू व्हाट हाइट इट विल जंप आउट ऑफ वाटर। ओ माय गॉड, ऐसा होता है क्या? h हाइट से इसको मैं रिलीज कर दूं, भागता हुआ जाएगा और वाटर से किसी h हाइट तक, मैक्सिमम हाइट तक जंप कर जाएगा क्या? जंप कर जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी ना होता है यार, ऐसा हो जाए तो मजा ही आ जाए। देख तेरे सामने करके दिखा देता हूँ, ये ले, ये बॉल है, मैं पूरा नीचे रख के छोड़ रहा हूँ। एक काम करना, स्लो मोशन में वीडियो करके देखना ये कैसे जंप करता है ऊपर, मजा आ जाएगा देखना। देखो मैंने इसको नीचे रख के छोड़ा, देख भाई नीचे रख के छोड़ रहा हूँ, देखना ऊपर उठा था कि नहीं उठा था,
है ना। तो अगर बकेट होता है जिसको जितनी नीचे ले जाके मैं छोड़ू ना, उतनी ज्यादा हाइट तक वो जंप करेगा, भागता हुआ आएगा। अब इसको सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीका। पहला, भयंकर मजदूरी, एकदम युगांडा वाली मजदूरी नहीं करेंगे। बता देता हूं क्या युगांडा वाली मजदूरी। ये कहता है कि सर ये इस पे mg नीचे और बायंट ऊपर, बिल्कुल पूरा डूबा हुआ है, तो mg और अभी दोनों की डेंसिटी अलग है, तो नेट फोर्स निकाल लो। नेट फोर्स से एक्सीलरेशन निकाल लो और एक्सीलरेशन से यहां पे वेलोसिटी निकाल लो। ओ माय गॉड, अब ये जो वेलोसिटी आएगी वो आपको पता है, तो h बराबर v²/2g कर दो, आंसर आ जाएगा सर। युगांडा वाली मजदूरी, मतलब मजदूरी का भी लेवल है। कई लोग तो एकदम युगांडा वाली मजदूरी करते हैं। दूसरा, एक और मजदूर होते हैं, वो लगाते हैं थोड़ा सा स्मार्ट मजदूरी। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये थोड़ा स्मार्ट वाला मजदूरी मैं करके दिखाता हूं। यहां पे जिसको रेस्ट से रिलीज किया और मैक्सिमम हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है। मैक्सिमम हाइट पे ले जाके इसकी वेलोसिटी 0 हो जानी है, ठीक है। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि इस यहां पे काइनेटिक एनर्जी 0। अरे रिलीज किया यार, वेलोसिटी 0 है, रिलीज किया तो वेलोसिटी क्या है? 0। और जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी क्या है? 0। तो यहां से यहां तक मैं लगा सकता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है सर, लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। यहां से यहां तक 2 ही फोर्स वर्क करे, एक बायंट एक ग्रेविटी। ग्रेविटी यहां से लेके यहां तक पूरा वर्क करेगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा -mg कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ये सर तगड़ा बताया, बिल्कुल सही बात है, थप्पड़ मार दूंगा। यहां से लेके यहां तक ग्रेविटी पूरे लाइन पे एक्ट करेगा, पूरे जर्नी में एक्ट करेगा। और बायंट फोर्स का वर्क लिखोगे प्लस रो Vg। लिक्विड की डेंसिटी d है तो dVg लिख लो, dVg। और वो बायंट फोर्स यहां से यहां तक ही लगेगा, तो इंटू H बराबर 0। बायंट फोर्स सिर्फ जब तक लिक्विड पानी में है तभी तक लगेगा, ठीक है। अब यहां पे M को लिख सकते हो कैपिटल dVg, G से G काट ले यार, तो ये लिखोगे कैपिटल D उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो dVh बराबर कैपिटल D V कैपिटल H प्लस स्मॉल h। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तुम तो देखो अब एमआर स्टार। इससे आंसर आ जाएगा, तुम करो। स्मार्ट मजदूरी है, कोई खास बात नहीं, इसमें ज्यादा मजदूरी हो जाती है, इसमें थोड़ा स्मार्ट मजदूरी है। लेकिन अगर ये दोनों मेथड आपको समझ आ जाए तो आप आंसर निकाल ले पाएंगे, आप आंसर निकाल पाएंगे, आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। इस दोनों ही मेथड से आप आंसर जरूर निकाल पाएंगे, लेकिन आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष दिला सकता है आपको एमआर स्टार। काबा हो काबा, फिजिक्स में काबा। आधी जनता समझ गई होगी, अरे सर समझ गया सर, क्या है आंसर आ गया। कितने लोगों ने आंसर निकाल लिया। बहुत जबरदस्त सवाल नीट 2014 का पूछा हुआ, नीट 2017 का पूछा हुआ। देख कैसे सवाल एग्जाम में आते हैं और देख इसका सॉल्यूशन कैसा होता है। मुझे देख के रोना आता है जब बच्चों को ये मजदूरी करा के आंसर निकालते हैं। अरे ये सिखाओ, ये जरूरी है, लेकिन वो तो सिखाओ। अरे क्या, कई लोग कहते हैं सर हमारे स्कूल सुबह 5 बजे से खुलता है और 6 बजे तक स्कूल चलता है। ये स्कूल कौन सा है बे? कौन सा ऐसा दुनिया में स्कूल है? बंद करा देनी चाहिए इसे। स्कूल में पूरे दिन लगा के पढ़ाते हैं, उनको भी हमारे स्टार्ट सिखाओ थोड़ा, स्कूल वालों को, ताकि सिखाओ कि सर ऐसे भी आई कैन अप्रोच दिस सवाल लाइक दिस। देखो अब इधर देखो, लिक्विड की डेंसिटी कितनी? डी। बॉल की डेंसिटी कितनी? कैपिटल डी। इफ डी बराबर हो देन, सॉरी इफ डी बराबर कैपिटल डी देन। सर ये आपने कैसे मान लिया? ये तो हमारा स्टार है, मेरी मर्जी। उसने कहा है कि डी 4 है और कैपिटल डी 4 है और स्मॉल डी 6 है, कहा है क्या? नहीं। डी और स्मॉल डी कैपिटल डी के टर्म्स में आंसर आएगा, तो कुछ भी हो सकता है। स्मॉल डी कैपिटल डी की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो ये भी तो इत्तेफाक हो जाएगा कि दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो क्या होगी? तो हाइट 0 होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है कि दोनों की डेंसिटी अगर इक्वल हो तो जहां रखेंगे वही रह जाएगा, जंप करेगा ही नहीं। तो दोनों को डेंसिटी इक्वल रखने से 0 आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे डेंसिटी नहीं दिया, 0 कैसे आएगा? यहाँ पे सेम रखने पे 0 नहीं आ रहा, यहाँ पे जंप तो करेगा, ये तो हमें पता है कि दोनों की डेंसिटी अलग है, तो भाग के जंप करेगा। तो यहां पे ds को कैपिटल डी के बराबर रखेंगे, 1 - 1 0, ये आंसर आ गया। लो भैया, हो गया आंसर, हो गया। अरे क्यों थक रहे हो? थक क्यों रहे हो? आओ इधर। पीस ऑफ सॉलिड वेटेड 120 ग्राम इन ईयर। ऐसे ऐसे सवाल नीट में पूछे जाते हैं। 120 ग्राम इन ईयर मतलब एक्चुअल वेट इसका है 120 ग्राम। एंड 80 ग्राम इन वाटर। ओ हो, पानी पानी पानी। 80 ग्राम इन वाटर एंड 60 ग्राम इन लिक्विड एंड 60 ग्राम इन अ लिक्विड। The relative density of the solid and the liquid are relative density solid and liquid are। solid and liquid की relative density बताना है। तो पहले तो solid की निकाल लो। कैसे निकालोगे?
अपरेंट वेट मतलब केस नंबर 3 मतलब पूरा डूब जाएगा। तो अपरेंट वेट ATG इज इक्वल टू 120G, G वाला हुआ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 रखो, इसको यहां से कैंसिल करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 और ये हो जाएगा 3। 2 इज इक्वल टू 3 माइनस 3 बाई सिग्मा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, ओहो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। तो 3/2 को इधर ले जाओ तो ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तेरा 3 बाई सिग्मा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1 से सिग्मा बराबर 3 मतलब ये वाला आंसर आ जाएगा। ये दो गलत हो गए। इसी तरह से एक बार और फॉर्मूला लगा लो, कोई खास बात नहीं, एकदम मजदूरी है। सॉलिड स्फीयर एम्स 2017 बताओ तुम्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में मोक्ष मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जरूर बताना। इसमें मोक्ष मिला कि नहीं मिला। सॉलिड स्फीयर of volume B and density rho, okay, solid sphere volume B density rho floats at the interface of two inscribed liquid of density rho 1 and rho 2। ठीक है। जहां पे rho 2 ज्यादा है तो जो ज्यादा होगा वो नीचे होगा, rho 2 की वैल्यू ज्यादा है साहब तो ये नीचे होगा, और ऊपर में होगा rho 1 डेंसिटी की लिक्विड, ऊपर में होगा। अरे सर अलग कलर से बनाओ, हमको दिखेगा नहीं, हम रामलाल टाइप इंसान है, हम देख के सॉल्व करते हैं सर, देख के भी ना कर पाएगा। सबसे कम डेंसिटी रो 1 का तो वो रहेगा ऊपर, फिर रो का तो रो रहेगा बीच में, और रो 2 ये इंटरफेस पे घूम रहा है। पूछा है ऊपर वाले लिक्विड और नीचे वाले लिक्विड में वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। देन द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्फीयर इन अपर जहां पे रो 1 है वहां पे मान लो वॉल्यूम V1 है, और जो रो 2 है उसमें नीचे वॉल्यूम है V2। तो एक इक्वेशन तो साफ साफ समझ आ रहा है कि टोटल वॉल्यूम कुछ ऊपर कुछ नीचे तो V1 प्लस V2। कुछ नहीं करना, बैंड फोर्स दोनों का ऊपर बराबर mg, पहले वाले का बैंड फोर्स ऊपर, दूसरे वाले का भी बैंड फोर्स ऊपर। तो FB1 प्लस FB2 बराबर FB1 प्लस FB2 बराबर ये हो जाएगा mg। ये है आंसर। समझ आया कि नहीं आया? यहां से आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, और इसमें जबरदस्ती का आंसर लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर दोनों लिक्विड की बराबर रख दोगे तो जहां रहेगा वहां रह सकता है। तो जरूरी नहीं कि V1 बराबर V2 है ना, क्योंकि अगर तुम कहते हो कि रो 1 बराबर रो 2 है, कह लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर रो 1 बराबर रो 2 है तो ऑब्जेक्ट बीच में तो रो होगा, ऑब्जेक्ट बीच में है तो क्या होगा, रो होगा। लेकिन अब इनका जो इंटरफेस है एग्जैक्टली ऊपर एग्जैक्टली नीचे कहीं भी हो सकता है, बीच में कहीं भी हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे थोड़ा और नीचे, क्योंकि जब पूरे लिक्विड की डेंसिटी और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो गई तो जहां रखोगे वही रह जाएगा। जरूरी नहीं कि आधा आधा बटे। समझ में आया कि नहीं है? इसमें भी हमारा स्टार है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, उससे ज्यादा आसान है सॉल्व कर लेना। देखो एकदम साम दाम दंड भेद सब लगाते हैं, जहां आसानी से काम चल रहा है वहां निकलो आगे, बहुत कुछ है सीखने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? आगे देखते हैं। ओह फ्लूइड स्टैटिक वाला थोड़ा सा मुझे मेरे से गलती हो गई कि मैंने पहले लेक्चर में कंटेंट ज्यादा ले लिया। नेक्स्ट लेक्चर तक मैं बैलेंस कर दूंगा, लेक्चर घबराना मत, क्योंकि लास्ट में आएगा आपका विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी में ज्यादा कंटेंट नहीं होता तो उसमें डायनामिक्स के केस कवर हो जाएंगे। आइए फ्लूइड डायनामिक्स देखते हैं। जब पानी बहता है तो कहानी क्या होती है, देखिएगा। When liquid flows such that each particle of liquid passes a given point, मतलब लिक्विड बह रहा है तो हवा में नहीं बहेगा, लिक्विड पाइप के थ्रू बहेगा। तो किसी भी पाइप से अगर लिक्विड बह रहा है तो वहां पे कोई एक पॉइंट मान लो, तुम एक पॉइंट मान लो P। अब जितने भी पार्टिकल यहां से जितने लाखों मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होंगे, जितने भी पार्टिकल्स इस पॉइंट पे आएंगे तो सबकी वेलोसिटी VP होनी चाहिए। ये हमने एज्यूम किया, आइडियल केस बना, जरूरी नहीं कि ऐसा हो, लेकिन हमने एज्यूम किया। और अगर ऐसा हो गया, same moves along the same path and same velocity, has the same velocity as its predecessors had। predecessors had मतलब यहां से पहले कोई पार्टिकल गया है, उसकी वेलोसिटी भी यहां VP थी। अब कोई पीछे से है, उसकी वेलोसिटी यहां पे VP है। Then this flow is called streamline or steady flow। This flow is called streamline and steady flow। steady flow की ही हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। मतलब ये है कि मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स यहां से गए, इस पॉइंट से गए, तो सबकी वेलोसिटी यहां पे VP रही होगी। यहां पे मिलियंस ऑफ पार्टिकल जब जाएंगे, पहले जो जा चुका है, जो आएगा, जो बाद में आया था, या अभी जो है, सबकी वेलोसिटी इस Q पॉइंट पे VQ होगी, और सेम पाथ फॉलो करेंगे। समझ में आया कि नहीं है? सेम पाथ फॉलो करेंगे। ये डायग्राम मैंने यहां भी अच्छे से बनाया, जैसे देखो, जितने भी पार्टिकल होंगे सारे की वेलोसिटी A पे VA होगी। मतलब लिख सकता हूं, ऑल particle of fluid have same velocity
same velocity va at point A। अब ऐसी बात नहीं कि इस जो पार्टिकल यहां पे है उसकी वेलोसिटी अभी v है, उसकी वेलोसिटी v ही रहेगी, नहीं, आगे जाके उसकी वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन जितने भी पार्टिकल होंगे जब यहां होंगे तो इसकी वेलोसिटी v ही होगी। ये है स्ट्रीमलाइन की कहानी। अच्छा, और ये जो पाथ फॉलो कर रहे होंगे वहां पे उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंस, है ना। तो स्ट्रीमलाइंस मतलब जो पाथ फॉलो करते हुए जा रहे हैं। ये स्ट्रीमलाइंस एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह होता है। स्ट्रीमलाइन पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताता है। दो स्ट्रीमलाइन एक दूसरे को कट नहीं कर सकता, क्योंकि कट करा तो दो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो एक पॉइंट पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप कह रहे हो, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन भी मैंने लिखा है, पाथ फॉलोड बाय द फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। ये पता होना आपको जरूरी है, ये क्या है, पाथ फॉलोड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन। देखो, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट स्ट्रीमलाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वेलोसिटी। हाँ, आसान है। इन स्टेडी फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइन कैन क्रॉस ईच अदर। हाँ, नहीं करेगा, क्योंकि अगर दो स्ट्रीमलाइन क्रॉस कर गया मतलब तुम कह रहे हो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आएंगे तो दो वेलोसिटी हो जाएगा, लेकिन आप कह रहे हो कि एक पॉइंट पे तो एक ही वेलोसिटी होनी चाहिए, चाहे वहां से मिलियंस ऑफ पार्टिकल पास करें। फ्लूइड वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ स्ट्रीमलाइन। किसी एक पॉइंट पे हर फ्लूइड के पार्टिकल की वेलोसिटी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। उस पार्टिकल वेलोसिटी आगे जाके कुछ और हो जाएगी, लेकिन वहां पे सेम रहेगी। इट मे बी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। फ्लूइड की वेलोसिटी एक पार्टिकल की वेलोसिटी डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगी, लेकिन एक पॉइंट पे सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी। फ्लूइड वेलोसिटी इज ग्रेटर एट द रीजन वेयर स्ट्रीमलाइंस आर क्लोजली स्पेस्ड। जहां पे स्ट्रीमलाइन क्लोजली स्पेस होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे स्ट्रीमलाइन दूर दूर जाएगा मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का बढ़ेगा तो वहां पे वेलोसिटी कम होगी। ये कोई खास बात नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। अब है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इज द मेन लॉ ऑफ फ्लूइड डायनामिक्स। मतलब जब फ्लूइड बहेगा तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मेन है। ये मास कंजर्वेशन पे बेस्ड है। आप इसको कह सकते हो कि जितना मास अंदर घुसा है उतना ही मास बाहर निकलेगा। जब पाइप पूरा भरा हुआ, ऐसा नहीं कि पानी डाल रहे बाहर निकल ही नहीं रहा, पाइप खाली होगा तभी ऐसा होगा, लेकिन अंडर स्टेडी कंडीशन, कभी भी नहीं, अंडर स्टेडी कंडीशन। स्टेडी कंडीशन का मतलब यह है कि काम चल रहा है, अब जितना अंदर घुसेगा उतना बाहर निकलेगा। ऐसा तो नहीं अंदर ज्यादा घुसा बाहर कम निकला, जितना पानी यहां पे इनसाइड में जाएगा उतना ही पानी बाहर निकलेगा। हाँ, तो ये कौन सी बात बताई सर, ये तो बढ़िया बात है। 1 kg वाटर अगर अंदर गया 1 सेकंड में, तो यहां से 1 सेकंड में 1 kg वाटर ही निकलना चाहिए। हाँ, बहुत आसान है। तो ऐसा नहीं कि वाटर अभी डाल रहे हो 1 kg और 2 घंटे बाद 1 kg वहां से निकल रहा है, उसी समय उसी टाइम इंटरवल में निकलना चाहिए। मतलब टोटल dm/dt एट P पॉइंट का बराबर dm/dt एट Q पॉइंट का होगा। एकदम सही बात है, dm/dt लिखना है भाई, dm/dt Q पॉइंट का होगा, एकदम सही बात है, इसमें कोई खास बात नहीं। अच्छा सर, अगर ऐसा है तो एक बात बताइए कि मान लो यहां पे इसकी वेलोसिटी कुछ है vp, मान लेते वेलोसिटी कुछ है vp, छोटे से dt टाइम में ये डिस्टेंस यहां से यहां ट्रेवल किया कुछ dx, कुछ ना कुछ dt टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। यहां पे वेलोसिटी है इसकी कुछ vq, यहां पे बहुत छोटे से कुछ टाइम इंटरवल में कुछ छोटे से एकदम छोटे से टाइम इंटरवल में यहां पे डिस्टेंस ट्रेवल किया कुछ dx। तो अपन यहां पे लिखेंगे मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। सॉरी, मास इज इक्वल टू होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो लिक्विड की डेंसिटी रो यहां पे होगी, यहां पे भी रो होगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि डाल रहा हो पानी निकल रहा है उधर से दूध, तो डेंसिटी तो सेम ही रहेगी भैया। तो देखो मास को लिखो डेंसिटी, वॉल्यूम, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो यहां पे है कुछ A P पॉइंट पे और Q पॉइंट पे AQ, तो यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया A और इसी क्रॉस सेक्शन एरिया में dx डिस्टेंस चला, तो ये हो गया वॉल्यूम। तो डेंसिटी बराबर मास इनटू वॉल्यूम बाय dt, P पॉइंट का बराबर यहां पे इसकी एरिया है AQ, तो यहां पे लिखोगे डेंसिटी रो, वॉल्यूम लिखोगे AQ एरिया इनटू dx डिस्टेंस बाय dt। अब इसमें से एक टर्म कैंसिल होगा, सर कौन सा, रो वाला टर्म कैंसिल होगा, तो रो से रो कट गया। एरिया तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन एरिया कांस्टेंट होगा यहाँ पे छोटे से डिस्टेंस में, यहाँ पे छोटे से डिस्टेंस में एरिया कांस्टेंट होगा। एरिया तो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना,
तो पर्टिकुलर इंस्टेंट में इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्टेंस है ये dx, तब एरिया कांस्टेंट होगा। एरिया को बाहर ले लो, तो जैसे ही मैंने एरिया को अपन ने बाहर लिया तो a dx by dt p पॉइंट की एरिया, q पॉइंट के एरिया को बाहर लिया, q पॉइंट के एरिया dx by dt q पॉइंट का, तो ये होगा dx by dt q पॉइंट का। dx by dt क्या होता है सर? वेलोसिटी। dx by dt क्या होता है? वेलोसिटी। ये होगा वेलोसिटी, एरिया ऑफ p इंटू वेलोसिटी ऑफ p इज इक्वल टू एरिया एट q इंटू वेलोसिटी ऑफ q। ये रिलेशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? रिलेशन आ जाएगा एरिया इंटू वेलोसिटी के टर्म में। मतलब इसको अपन कहते हैं, जैसे देखो यहां पे डेंसिटी और डेंसिटी कैंसिल हो गया, तो मैं यहां पे कह सकता हूं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इस पूरे को मिला के अपन कह देते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रिमेन सेम। सर ये तो मास कंजर्वेशन था, तो आप कह सकते हो रेट ऑफ मास फ्लो सेम है। हाँ, तो रेट ऑफ मास फ्लो सेम है, और जो लिक्विड माना है हमने आइडियल लिक्विड, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रही, इनकंप्रेसिबल है, फ्रिक्शन जीरो, इनकंप्रेसिबल है। अगर बेटा ये इनकंप्रेसिबल है तो जितना मास अंदर गया है उतना ही मास बाहर निकलेगा, मतलब जितना वॉल्यूम अंदर गया उतना वॉल्यूम बाहर निकलेगा। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, देख भाई यहां से रो कटा, बाकी तो नहीं कटा ना, तो मास में से अगर डेंसिटी कट जाए तो ये क्या बचेगा? वॉल्यूम बचा। जितना रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो यहां पे उतना ही रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बाहर। ऐसे समझो, एरिया तो कांस्टेंट, एरिया इंटू डीएक्स, ये हो गया वॉल्यूम। एरिया कांस्टेंट, डीएक्स बाय dt वेलोसिटी। एरिया इंटू वेलोसिटी एग्जैक्टली वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, निकाल ले। सॉरी, वॉल्यूम, एरिया इंटू वेलोसिटी dv बाय dt रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कई बार पूछ लेते हैं ना, मैं इसलिए बता रहा हूं कि रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बताओ। तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो का मतलब है कि पाइप के किसी इंस्टेंट पे उसका एरिया और वहां पे वेलोसिटी का प्रोडक्ट पूछ रहा है। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो रिमेन सेम, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे एरिया अगर वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो a इंटू वी का ग्राफ बनाएंगे तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक बनेगा, क्योंकि ए बी बराबर होता है कांस्टेंट। तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, या वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कोई खास बात नहीं। क्या तुम्हारे घर में नल है? नल, टोटी। हमारे बिहार में नीतीश चाचा रोज शाम को सेट रहे मिलते हैं, उनको मिलोगे कभी? तो नीतीश चाचा ने पूरे बिहार में नल जल योजना लगाया है, जहां पे नल नल ही है, जल कहीं नहीं है, सूखा एकदम। पैसे की पूरी बर्बादी, पैसे की बर्बादी देखना है ना, तो जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसी होता है, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूं पर्टिकुलर, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या नीतीश चाचा हो हमारे, तो वो जितने भी काम करते हैं ना, सब बर्बाद। अगर थोड़े से पढ़े लिखे लोग पहुंचे ना वहां पे, तुम्हारे जैसे लोग अगर पढ़ लिख के पहुंचोगे वहां पे, नेता मंत्री विधायक बनोगे। भाई मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं अपने गांव जाता हूं और गांव में देखता हूं कि ये विधायक है और दूसरे गांव में कोई विधायक है, 5वीं फेल है ना, आज तक उसने जीवन में किसी का भला नहीं किया और उसको पूरे राज्य की जिम्मेदारी मिली है, पूरे 10 गांव की जिम्मेदारी मिली है। मतलब ये दुर्भाग्य है। इससे अच्छा तो अपना युगांडा, जहां पे सब रामलाल ही देखता है, वो ज्यादा अच्छा है। वहां पे, यहाँ पे एकदम फालतू बिना अनपढ़ लोग बैठ जाते हैं, पॉलिसी मेकिंग के नाम पे एकदम जीरो। मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं बोल रहा हूँ अगेन, सब गवर्नमेंट में कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं, 99% बेकार लोग हैं। तो पैसे की बर्बादी देखनी तो वहां देखो। और पैसे की बात कैसे, इतनी 1000 करोड़ लाख, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा इतनी 1000 करोड़ लाख कितना होता है। मुझे भी कभी पता नहीं चलता इतने पैसे से क्या हो सकता है। क्या छोड़ो। तो नीतीश चाचा ने जो नल जल योजना लगाया, उसमें नल में पानी नहीं आता, लेकिन तुम्हारे घर में जो नल लगा होगा, ये है नल, इससे पानी गिरता है। ठीक है सर, मान लो तुम्हारे घर में नल है, तुमने नल को टैप ओपन किया, तो टैप ओपन करने से जस्ट पहले यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रेस्ट में था। हाँ सर, रेस्ट में था। अब जैसे तुमने टैप ओपन किया तो यहाँ पे वाटर फ्लो किस तरह होता है? क्या ऐसे पानी गिरता है? ये नल और जल का कंबाइंड डायग्राम है। ये नल और ये जल कि पानी ऐसे गिरता है, या तेरे नल से पानी ऐसे गिरता है, कि तेरा भी नल सूख गया है। पर हमारे नल से तो पानी गिरता ही नहीं, कब का सूख गया, इतना पानी गिरा कि सूख गया है नल। चल, कभी गिरता था नल से पानी? कभी अगर नल से पानी गिरता था तो पता किस तरीके के डायग्राम से गिरता था? A B C। चलो फटाफट बोलो, सही डायग्राम बताएं।
तो सही डायग्राम यहाँ पे 70% जनता का होता है ए, जो कि एकदम सही नहीं है, गलत है। तो सर ये लगा लो सी, ये भी गलत है। कई बार मैं तुम्हें एकदम सही बात बताता हूँ, कई बार जो बच्चा क्वेश्चन होता है ना, मैं पूछता हूँ बच्चों से, बच्चे में मतलब इतना किस्मत खराब होता है उनका, इतना किस्मत खराब है। एक तो बुद्धि खराब है ही, भगवान ने दिया ही नहीं, खराब क्या होगा, अब थोड़ा बहुत किस्मत दिया वो भी खराब। एकदम तुक्का लगाते हैं ना, तो तुक्का भी 99% केस में गलत बैठता है, और जो सही आंसर होता है ना वो अकेला बच जाता है कोने में बेचारा चुपचाप। ये है तेरा सही सर। हमारे नल घर में तो ऐसे नहीं गिरता सर, हमारे घर में तो ऐसे ही गिरता, आप देख लो, नहीं गिरता वे। तुम्हारा जो नल में अगर झरने में नहाते होगे ना ऊपर, तो उसमें बहुत सारे होल बनाते हैं अलग अलग, उससे क्या होता है पानी ऐसे ऐसे तिरछा गिरता है। हाँ 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 हाँ, वहां पे अलग अलग होल टेढ़ा बना देते हैं, इसलिए पानी फैलता है। असल में अगर कोई नल हो यहाँ पे ऐसा गोला हो, वहां से पानी नीचे गिरे, लेना यहां से गिरा के दिखाऊंगा, देख यहां से पानी नीचे गिरेगा, तो ऊपर में पानी का फ्लो जो भी होगा नीचे गिरते गिरते वो स्ट्रीम लाइन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो ऐसे कैसे हो जाता है, ऐसे देखो कैसे हो जाता है। देखो इधर तो पाइप है नहीं, पाइप है नहीं, खुला छोड़ दिए पानी को, जैसे जैसे पानी नीचे गिरेगा इसका स्पीड बढ़ेगा। हाँ सर स्पीड बढ़ेगा, और जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो जो स्ट्रीम लाइन पाथ है, ये तुमने जो पढ़ा है यहाँ पे, जो स्ट्रीम लाइन पाथ है, ये थ्योरी पढ़ने में तो खूब मजा आता है तुम्हें। ये जो स्ट्रीम लाइन पाथ है, अगर तुम ऐसे देखो, ऐसे आ रहा तो इधर एरिया ज्यादा, तो इधर आ रहा, तो जितने स्ट्रीम लाइन की डेंसिटी ज्यादा होगी, स्ट्रीम लाइन पाथ देखो, स्ट्रीम लाइंस की जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे स्पीड ज्यादा होगा। तो डेंसिटी ज्यादा मतलब पास आना, तो ये पास पास आ जाएंगे। जैसे स्पीड बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, सीधा छोड़ना, मतलब स्ट्रीम लाइन पास पास आ जाएंगे। ये एकदम सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि नीचे जाते जाते वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो मतलब स्ट्रीम लाइन पास आएंगे, स्ट्रीम लाइन पास आएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया घट जाएगा। एकदम आसान है। अब नीट वाले सवाल कैसे पूछते हैं ये मैं तुम्हें करा ही देता हूं, चल ये सवाल ही पूछते हैं। देखो, एज अ वाटर फॉल्स फ्रॉम अ टैप द वेलोसिटी ऑफ वाटर गोज ऑन इंक्रीजिंग, हेंस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्रॉस सेक्शन वाटर स्ट्रीम गोज ऑन डिक्रीजिंग। देखो ये ए नॉट वेलोसिटी यहाँ की है, तो मान लो यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी से वाटर क्रॉस किया, क्योंकि पानी यहाँ से आ रहा, ये हमारे घर का नल है, देखो बढ़िया पानी आता है इसमें, यहां से पानी आ रहा, तो यहाँ पे एरिया इसकी ए नॉट, वेलोसिटी वी नॉट। तुम्हारे घर का नल ये रहा, कौन सा तुम्हारे घर का नल, तुम्हारे घर का नल ये रहा, तुम्हारा नल ये है, ऐसे पानी गिरता है। रामलाल इधर देख, तो यहां पे एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट देखो, ए नॉट वी नॉट, और कुछ एच हाइट चलने पे एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। इसको हम कहते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो या रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, एक ही बात है। तो यहां से तुमसे पूछेगा रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो बताओ, एक वी क्या होगा, वी रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे। तो ये एक तो इक्वेशन ये बना। दूसरा, ये जो वाटर नीचे जा रहा है क्या जी से सिलेक्ट हो रहा है, हाँ सर, तो v और v नॉट में रिलेशन आ जाएगा, यहां से v स्क्वायर माइनस v नॉट का होल स्क्वायर बराबर 2gh। यहां पे v और v नॉट की वैल्यू आप निकाल के रख सकते हैं। देखो v और v नॉट की वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, v बराबर v बाई a और v नॉट बराबर v बाई a नॉट, तो रख देंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो एक स्टेप में लिख ही देता हूं, मैं भी थोड़ा सा काम कर लूं। v स्क्वायर बराबर होगा तुम्हारा a स्क्वायर a नॉट का स्क्वायर, यहां पे आ जाएगा ए नॉट का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 2gh। अब इसको इस तरफ ले जाओगे और रूट लगा दोगे, तो ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आया। ये वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो आया है। आपको दोनों जगह की किसी की वेलोसिटी पता नहीं, तभी रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, और जो यहां होगा वही यहां होगा, वही यहां होगा। रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो चेंज नहीं होता, एरिया इंटू वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहते हैं रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, और वो कहता है कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू ये होगी। ठीक है भाई, चलो अब देखो एग्जाम में कैसे सवाल आते हैं। नीट का पूछा हुआ सवाल मैंने अभी उठाया 3-4 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से नीट में कैसे सवाल होते हैं, देखिए, एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द हॉरिजॉन्टल पाइप एज शोन इन फिगर, फाइंड द वैल्यू ऑफ वी। अरे कहां बा हो वी, वी यहां है, वी यहां है। अब देखो क्या करेंगे, अब अपन क्या करेंगे, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट, जितना अंदर गया उतना बाहर जाएगा, जो अंदर आया है वो बाहर जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अंधेरी घाटी में घुस के गुम हो गया, जो अंदर घुसा है वो बाहर निकलेगा, जो आया है वो जाएगा, और जितना आया उतना ही जाएगा। तो यहां से आया, वॉल्यूम कितना आया, तो वॉल्यूम ही तो है ये, एरिया इंटू वेलोसिटी a इंटू 4 बराबर, यहां से गया 0.8 को लिख सकते हैं अपन 8/10 इंटू a इंटू 3 बराबर 1.5, मतलब 3/2 a इंटू v। अब यहां से निकाल लो, क्या करोगे यार, यहां पे निकालना कितना आसान है। देखो सबसे पहले तो a से a कटेगा तेरा,
ये 24/10, 24 24/10, ये 4, तो 4 माइनस 24/10 इज इक्वल टू 3/2 ही। अरे आप कर ले यार, आसान है, एलसीएम ले लो आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी कौन सा नहीं है? फ्लूइड फ्लो इज ना इररोटेशनल, फ्लूइड फ्लो इज इरेशनल, फ्लूइड फ्लो इज स्ट्रीमलाइन, फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, फ्लूइड इज विस्कस। ये नहीं है। आइडियल फ्लूइड में विस्कोसिटी नहीं होगा। विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्रिक्शन। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन। समझ में आया कि नहीं है? तो देखो ये तीनों, देखो विस्कस है, ये तीनों चीज आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। इनकम्प्रेसिबल, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल मतलब डेंसिटी कांस्टेंट होगी, फ्लो इज इरेशनल, फ्लूइड इज इरेशनल नहीं होगा, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे। इररोटेशनल मतलब फ्लूइड ऐसे घूमता हुआ नहीं होना चाहिए। क्या लिख रहे हैं वर्ड ये पता नहीं, मैं ठीक करा दूंगा इसको, रहने है ना। तो ये पढ़ो बस तुम। फ्लूइड इज कंप्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, सॉरी इनकम्प्रेसिबल, इररोटेशनल है ये। इररोटेशनल मतलब देखो फ्लूइड क्या होगा कि फ्लूइड में रोटेशनल बिहेवियर नहीं। जैसे मान लो कि यहाँ पे है तो सारे पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे सेम होगी, है ना। किसी एक पॉइंट पे फ्लूइड घूम नहीं जाएगा। जैसे नॉन स्ट्रीमलाइन फ्लो कैसा होता है? नॉन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा होता है जैसे यहाँ पे जा रहा ऐसे ऐसे हो जाता है, विक्षोभ जिसको कहते हैं, नॉन स्ट्रीमलाइन फ्लो ऐसा हो जाता है। तो आगे चल के ऐसे नहीं होगा। देखो ये इररेशनल का मतलब या इररोटेशन का मतलब ये है कि कुछ फ्लूइड की पार्टिकल इधर चली गई, कुछ फ्लूइड की पार्टिकल मतलब इस तरीके से नहीं घूम सकती, है ना। तो सीधी सी बात है, स्ट्रीमलाइन होगा, सही बात है। इनकम्प्रेसिबल होगा, सही बात है। स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, कंप्रेस नहीं कर सकते, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी। और वैसे भी तुम्हें गलत ढूंढना है, ये गलत है, आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टी नहीं है। अब देखो ये सवाल देखो, बहुत आसान, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ये भी नीट का सवाल मैंने उठाया, नीट का पूछा हुआ सवाल है। लिक्विड फ्लोज इन द ट्यूब फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एज शोन इन फिगर। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। A1 and A2 are the cross section of the portion of the tube as shown. Then ratio of speed will be. अरे भैया यहाँ पे एरिया A1 सॉरी and velocity V1 is equal to, यहाँ पे एरिया A2 velocity V2। जहाँ पे एरिया कम होगा स्पीड बढ़ जाएगा। एरिया कम होगा, कुछ भी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं, स्पीड बढ़ जाएगा। तुमसे क्या पूछा है? V1 by V2 का रेशियो। ये V1 नीचे V2, तो V1 by V2 is equal to A2 by A1। ये रहा आंसर, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा प्लीज। The cylindrical tube of a spray pump, okay, cylindrical tube of a spray pump ये रहा, has radius capital R, has radius capital R, बहुत बढ़िया लगा मुझे जान के। One end of which has n fine hole, n number of holes है। लो भैया n numbers of hole है, हर होल की रेडियस है स्मॉल r, यही होगी, हर रेडियस के होल की रेडियस है स्मॉल r। If the speed of the liquid in the tube is v, अब यहाँ से जो लिक्विड है वो v वेलोसिटी से ऊपर गया, then the speed of ejection of the liquid through the hole, एक होल से, पर्टिकुलर एक होल से इस लिक्विड की वेलोसिटी क्या होगी, ये पूछा है। स्प्रे तो मैं यही रखता हूं, यहां पुराने स्प्रे लेके आता हूं। देखो ये है तेरा सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे। देखो सिलिंड्रिकल ट्यूब ऑफ स्प्रे, क्रॉस सेक्शन एरिया इज देखो कैपिटल आर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज कैपिटल आर। इस सिलेंडर ट्यूब का क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल। वन एंड हैज अ एन फाइन होल्स। देखो यहाँ पे ये वो एंड वर्टिकली नहीं हो, कहीं भी हो सकता है, ये फाइन होल्स है यहाँ पे, बहुत सारे छोटे छोटे होल्स। इफ द लिक्विड इन द ट्यूब हैज वेलोसिटी v, यहाँ पे लिक्विड फिल्टेड है, ये लिक्विड v वेलोसिटी से ऊपर चलेगा। जब यहाँ पे मैं पंप करूंगा तो v वेलोसिटी से लिक्विड की वेलोसिटी v है, और ये यहाँ से देख ऐसे निकल रहा है, एकदम फाइन होल्स, मतलब छोटे छोटे होल्स है बहुत सारे। देखिए देखिए देख, सर अब क्या देखिए सर, इसमें कुछ नहीं आया। देख यहां से v वेलोसिटी ऊपर को, एक एक होल से किसी पर्टिकुलर v0 वेलोसिटी से ये जो लिक्विड निकल रहा है इसकी वेलोसिटी हमें पता करनी है। कैसे पता करेंगे? तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, यहां पे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो जो एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट हो वो क्या होगा? वो होगा रेडियस पाई आर स्क्वायर इंटू वेलोसिटी v। तो पाई आर स्क्वायर एरिया इंटू वेलोसिटी v इज इक्वल टू, यहां पे जितना रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो एक सिलेंडर के क्रॉस सेक्शन में उतना ही हर होल के मिला के होगा। एक ही होल से सारा तो नहीं निकल रहा है, जितना लिक्विड ऊपर गया है, जितना लिक्विड का वॉल्यूम ऊपर है, वो हर होल से मिला के बाहर निकल रहा है। मतलब अंदर यहां से आया, बाहर इन सब से निकलना। तो एक का एरिया है तुम्हारा पाई आर स्क्वायर, रेडियस होगी इसकी पाई आर स्क्वायर एरिया, वेलोसिटी है v0 इंटू एन। तो पाई से पाई कटेगा, v0 की वैल्यू यहां से आसानी से निकाल सकते हैं। v0 इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर बटा एन स्मॉल आर स्क्वायर। आंसर ही आ गया है, वी स्क्वायर बटा वी
आर स्क्वायर बटा एन आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। थर्ड आंसर इज करेक्ट। समझ आया आपको? थर्ड आंसर इज करेक्ट, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, कोई बात नहीं। इसको देखने से पहले हमको देखना पड़ेगा बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होता है? बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, based on conservation of energy. Bernoulli's equation is nothing but based on the conservation of energy. Energy conservation पे ये बेस्ड होता है। कैसे? मान लो यहां पे एक पाइप लिया, असल में ये पाइप यहां पे लिया नहीं, पाइप ये है, फील करना इसको मास्टर को भी नहीं समझ आता चीजें, बोलता कि ये पाइप है, ये पाइप नहीं है, पाइप बहुत बड़ा है और इस बड़े पाइप में पानी फ्लो कर रहा है या लिक्विड कोई फ्लो कर रहा है, ये बहुत बड़ा सेक्शन है पाइप का था। सिर्फ इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। उस पाइप में से कुछ हिस्सा मैंने काट लिया, ऐसा नहीं है कि पाइप यहीं से शुरू हो रहा, बहुत बड़ा पाइप में से एक छोटा हिस्सा मैंने काट लिया। यह है ग्राउंड, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस 0 मान लेते हैं। अब सुनो ध्यान से, तो असल में यही पाइप है, यहां से पानी मैं अंदर डाल रहा हूं कि बहुत बड़ा पाइप था, बहुत बड़ा पाइप था। इस पाइप का यहां पे एरिया है आपका A2, यहां पे एरिया है A1, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए कुछ V1, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है V2, यहाँ पे प्रेशर है P1, यहाँ पे प्रेशर है P2, इसकी हाइट यहाँ से है H1, यहाँ से हाइट है इसकी H2 ग्राउंड से। क्लियर है? अब बताओ ये A1 क्या है? इस क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप का। V1 है इसकी वेलोसिटी, हाइट है H1, ये सब जानते हो। प्रेशर को अच्छे से फील करो, ये प्रेशर का है। यहाँ पे जो पाइप पूरा मैं बना के दिखाऊंगा क्योंकि नहीं आएगा फिर, ये पूरा पाइप है मान लो, ठीक है सर है। अब इस पूरे पाइप पे यहां पे छोटा सा लिक्विड का एक स्ट्रीम में एज्यूम कर लेता हूं, यहां पे, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक डीवी वॉल्यूम का बहुत स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, छोटा सा। तो ये जो डीवी वॉल्यूम एलिमेंट है उसको आगे पीछे वाला जो वॉल्यूम होगा वो धक्का मार, और उस जो पुशिंग फोर्स है उसके वजह से ये प्रेशर यहां पे डेवलप होगा, फिर फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होगा, उसके वजह से ये पीछे वाला लिक्विड इसको आगे धक्का मार रहा, आगे की तरफ धक्का मार रहा। देख ऐसे 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 ऐसे, ये प्रेशर इधर अप्लाई कर रहा क्योंकि पीछे वाला लिक्विड तो सिर्फ पीछे ही है, ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा क्योंकि ऊपर थोड़ी ना लिक्विड, नीचे थोड़ी ना लिक्विड, पीछे वाला लिक्विड इसको आगे धक्का मार रहा। और यहां पे जो आगे वाला लिक्विड होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे पीछे P2 से प्रेशर धक्का मार रहा होगा। मैंने इस सेक्शन का काट के यहां पे और यहां पे दो जगह PD बनाया क्योंकि यहां वाला जो लिक्विड होगा एग्जैक्टली इसकी वेलोसिटी यहां पे V1, लेकिन जब यहां पहुंचेगा तो यहां पे कोई भी छोटा सा डीवी एलिमेंट का लिक्विड स्ट्रीम पहुंचे, सबकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे V2 होनी चाहिए। यही तो स्ट्रीमलाइन फ्लो का कंसेप्ट है। स्ट्रीमलाइन फ्लो का कंसेप्ट कहता है कि देखो एक पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं, एक पॉइंट की बात कर रहे हैं पाइप में कहीं भी, इस पॉइंट को हर पार्टिकल उसी वेलोसिटी से क्रॉस करेगा। मान लो यहाँ पे कोई डीवी स्ट्रीम है वो V2 से कर रहा है, कोई दूसरा डीवी स्ट्रीम आएगा वो भी यहाँ V2 से करेगा, और ये जो है यहाँ V2 से कर रहा है यहाँ V1 से किया होगा। यहाँ किससे किया होगा? V1 से किया होगा। समझ में आया कि नहीं है? हाँ सर ये बात तो अपने को समझ आती है, कोई खास बात नहीं है, ये बात तो अपने को समझ आती है, ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आती है, आनी भी चाहिए। अब यहाँ पे मैं प्रूफ करूंगा, पूरा प्रूफ करूंगा, ध्यान से देखिए। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कौन सा फोर्स वर्क कर रहा है? तो ये पीछे वाला लिक्विड, इस डीवी पे वर्क देखना है मुझे, इस डीवी पे वर्क देखना है। तो इस डीवी पे वर्क किया किसने? तो डीवी पे सबसे पहला वर्क किया है ग्रेविटेशनल फोर्स ने। इस डीवी एलिमेंट को यहां से यहां तक उठा के लाने में, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को उठाने में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क निगेटिव आएगा क्योंकि देखो यहां से ऊपर गया है। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो माइनस m, मान लो इसका एलिमेंट मास है dm, m मान लो mg इंटू H2 माइनस H1। इसको फील करो, ये पूरा H2, ये H1, तो यहां से यहां ही तो वर्टिकल हाइट पे गया है, ये हो जाएगा आपका H2 पूरा माइनस H1 घटा दो। माइनस क्यों लगा है? क्योंकि वर्क डन निगेटिव है, प्लस प्रेशर की वजह से वर्क डन, तो यहां पे लिखोगे प्रेशर P1।
इंटू प्रेशर P1 इंटू dV, वॉल्यूम dV, और dV जितना अंदर जाएगा पर्टिकुलर dt समय में उतना ही बाहर निकलेगा। तो यहां से लिख सकते हो, यहां पे वर्क डन पॉजिटिव आया, वहां पे वर्क डन निगेटिव आ जाएगा P2 dV। तो दो वर्क कैसे लिखे, दो वर्क कैसे लिखे, तो यहां से जितना अंदर गया यहां से उतना ही बाहर गया। तो ये एलिमेंट जब यहां से यहां पहुंचेगा तो इतने देर में ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ, यहां से यहां तक लिख रहा हूं ना मैं, वर्क डन, वर्क डन एक स्टैंड पे थोड़ी ना हुआ है। तो यहां पे वर्क डन हुआ है P1 dV, और जब यहां से बाहर निकल रहा था यहां पे उसी पे वर्क डन हुआ है P2 dV। ये पूरा स्ट्रीम माना है मैंने, ये थोड़ा अंदर गया, ये थोड़ा बाहर निकला, तो इस पे जितना वर्क पॉजिटिव हुआ इस पे उतना निगेटिव हुआ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m फाइनल V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, dV से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई dV, dV से डिवाइड करोगे पूरे टर्म में तो मास अपॉन वॉल्यूम, ये छोटा सा मास ही लिया है, इसको dm ही लिख लो, इसको भी छोटे से मास की एनर्जी dm ले लिया। तो जब तुम ये करोगे dV से डिवाइड करो तो dm बाई dV क्या होगा सर, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है, और डेंसिटी कांस्टेंट है, तो छोटा सा मास बटा छोटा सा वॉल्यूम, या पूरा मास बटा पूरा वॉल्यूम लिखो, डेंसिटी तो कांस्टेंट है। तो ये होगा तुम्हारा माइनस रो जी H2 माइनस H1, बिल्कुल सही है, प्लस यहाँ dV से dV कट जाएगा, सिंपल आएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ रो V2 का होल स्क्वायर माइनस V1 का होल स्क्वायर। अब 1 1 वाले टर्म एक तरफ ले आओ, 2 2 वाले टर्म एक तरफ ले जाओ। देखो कितना आसानी से बर्नौलीज मैंने प्रूफ कर दिया, किताबों में देखोगे 2 पेज में बर्नौली का डेरिवेशन दिया होता है। देख भाई, ये हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू, रो GH आया ना भाई, देखिए यहाँ पे क्या है, रो GH, H1 वाला टर्म एक तरफ, H2 वाला टर्म एक तरफ, तो ये हो जाएगा P2 प्लस हाफ रो V2 का होल स्क्वायर प्लस रो GH2। अगर इसमें कोई प्लस माइनस की गलती हो तो ठीक कर लेना, आंसर तो यही आएगा, है ना भाई। तो ये है तुम्हारा प्रेशर, और प्रेशर का डायमेंशन याद करो मैंने क्या बताया था सर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, और ये टोटल काइनेटिक एनर्जी थी, हाँ सर काइनेटिक एनर्जी थी। इस काइनेटिक एनर्जी को मैंने हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को वॉल्यूम से डिवाइड किया, तो ये है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ सर, ये काइनेटिक एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी mgh जो था 1 1 लिख ले। ये अब ये मत बोलना सर ये सर H1 होना चाहिए था, हाँ मुझे ही पता होना चाहिए था, लिख ले, मुझे मत भेजना कि H1 होना चाहिए था। देख इधर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फर्स्ट पॉइंट पे जितना होगा उतना ही ये तीनों टर्म वहां भी होगा। इसको कहते थे प्रेशर एनर्जी, और प्रेशर एनर्जी ऑब्वियसली प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो ये प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो सम होता है हर जगह पे कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये फॉर आइडियल फ्लूइड का मतलब नॉन विस्कस और डेंसिटी कांस्टेंट, इनकंप्रेसिबल और नॉन विस्कस। समझ में आई ये बात? यस सर, समझ आ गई। ठीक है भाई, अब यहां पे उस पे सवाल, एंड नॉन विस्कस बता दिया, नॉन विस्कस फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू द फ्रिक्शनलेस डक्ट विद अ क्रॉस सेक्शन वेरिंग एज सो इन, क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है। बीच ऑफ द फ्लोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ प्रेशर अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्यूब, प्रेशर अलोंग द एक्सिस ऑफ ट्यूब। तो सबसे पहला काम हमें 3 टर्म के बारे में सोचना है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस पे डिपेंड करता है, इस पूरे लाइन के स्ट्रेट लाइन पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया। तो अगर तुम यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखो तो 0 आएगा, और प्रेशर मान लो यहाँ पे P1 है, काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ रो V1 का स्क्वायर बराबर, दूसरे पॉइंट पे लिखोगे तो प्रेशर P2 हाफ रो V2 का होल स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वाले टर्म में लिखो ही क्यों, पाइप हॉरिजॉन्टल है तो हर जगह पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी लिखना है ना, mgs लिखना है ना, तो रेफरेंस है हाइट h, यहां पे रेफरेंस ही मान लिया, काम खत्म। अब जैसे जैसे तुम आगे जाओगे तो स्पीड तुम्हारा बढ़ेगा, क्योंकि एरिया घट रहा है, पक्की बात है स्पीड बढ़ेगा। अगर सर आप कह रहे हो कि यहां पे स्पीड बढ़ेगा, ये वाला टर्म बढ़ गया आगे जाके, और इन दोनों का सम कांस्टेंट है, ये टर्म इसके कंपेयर में ये ज्यादा है, लेकिन दोनों का सम बराबर है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, यहां पे P2 कम होगा, यहां पे P1 ज्यादा होगा। प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो P प्लस हाफ रो तो ऐसे ही कांस्टेंट है, V स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब तुम कह रहे हो कि अगर आगे जाने पे वेलोसिटी मेरी बढ़ी तो पक्की बात है प्रेशर घटेगा। तो बताओ कौन सा सही ग्राफ होगा? ये तो गलत हो गया, प्रेशर बढ़ा रहा है, गलत हो गया, प्रेशर घट रहा है। देखो यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे प्रेशर कम होगा। कई बच्चे को कंफ्यूजन होता है, तुम्हारे मन में भी होगा, बहुत पढ़ा है
कि सर अगर वेलोसिटी बढ़ रही तो प्रेशर तो बढ़ना चाहिए। नहीं, ध्यान से सुनना। मान लो वेलोसिटी बढ़ गई तो मतलब जो लिक्विड है वो इतना तेजी से चल रहा है ना कि एक दूसरे के बीच में ज्यादा इंटरेक्शन प्रेशर का हो नहीं रहा। और मान लो 10 लोग खड़े हैं और 10 लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे थे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, बहुत तेजी से निकल गया ये, तो ये इस पर धक्का मार ही नहीं पा रहा। तो जितनी वेलोसिटी ज्यादा एक दूसरे के बीच में प्रेशर उतना कम। गैस लिक्विड का प्रेशर उतना ही कम होगा जितनी वेलोसिटी ज्यादा होगी। रट लीजिए, समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पे प्रेशर वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा कम। इसको कई एग्जांपल से मैं समझाऊंगा, चिंता मत करो। ये सवाल है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू द कैनल। अब सुनना अच्छे से, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि रिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मैं यहां मान लेता हूं, ठीक है? तो यहां से एच हाइट पे ये है और एच हाइट पे ये भी है। तो अगर बिटवीन ए एंड बी की मैं बात करूं, बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी पे फिर से पोटेंशियल एनर्जी का टर्म सेम। तो अब लिखोगे यहां पे प्रेशर पी ए प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे प्रेशर पी बी प्लस हाफ रो वी बी का होल स्क्वायर। इन दोनों का सम कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो बी पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा ए के कंपेयर में। समझ आ गया? बी पॉइंट पे ज्यादा होगा। अब मैं बात करूं बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी बात करूंगा तो इसका एरिया सेम है। एरिया सेम है, नहीं लिखा हुआ है सवाल में तो मैं लिख देता हूं, तुम्हें एरिया सेम लेना है दोनों। एरिया सेम है तो वेलोसिटी सेम होगा, पक्की बात है। ए सेम है तो वेलोसिटी भी सेम होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है? सर नीचे आने पे आपने नल में दिखाया था वेलोसिटी बढ़ गया, तो बच्चों को कंफ्यूजन आता है। देख भाई रामलाल, वो वाटर जो है वाटर स्ट्रीम लाइन वो फ्री हो गया था, ये तो पूरा पाइप भरा हुआ है। अब यहां पे एरिया बढ़ ही नहीं सकता ना। देखो यहां पे इस क्रॉस सेक्शन एरिया में पानी चल रहा, उतना ही एरिया है यहाँ पे, उतना ही एरिया है। तो स्ट्रीम लाइन का फ्लो पूरा पाइप भरा हुआ तब की कंडीशन, ये पूरा उसी में बंद होकर चलेगा। एरिया कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है तो हर एक सेकेंड में जो वाटर निकल रहा होगा उसकी वॉल्यूम कांस्टेंट होगी। मतलब एरिया कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो यहां से वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ठीक है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी वाली टर्म हमें नहीं लिखनी। तो बी पे प्रेशर प्लस बी पे पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा तुम्हारा रो जी एच बराबर सी पे प्रेशर प्लस सी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो। सी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। क्या मैंने टर्म सही लिखा है? सर काइनेटिक एनर्जी कहां गया? तो दोनों जो स्पीड से है तो काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर प्लस पोटेंशियल एनर्जी और यहाँ पे सिर्फ प्रेशर। तो बताओ इन दोनों का सम इसके बराबर, तो अकेला पीसी ज्यादा हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा कि पीसी ज्यादा होगा। तो सी पे सबसे ज्यादा प्रेशर, फिर बी पे, सी पे सबसे ज्यादा प्रेशर, फिर बी पे सबसे कम, ए पे। ये आंसर है। समझ आया? तो आपको ये याद रखना है। अच्छा चलो देखो, डायनेमिक्स लिफ्ट एंड मैग्नेट इफेक्ट। डायनेमिक्स लिफ्ट एंड मैग्नेट इफेक्ट थोड़ा समझाते हैं तुमको। देखो देखो ये बॉल है, जैसे ये बॉल मैं पकड़ूं तो तुमने अगर क्रिकेट खेला, ये पूछ लेंगे ना कि कैसे होता है मैग्नेट इफेक्ट, तो समझ लो यार, है ना? बहुत मुश्किल से अपन चीजों को समझ पाते हैं, चीजों का आंसर समझो। जब फास्ट बॉलर बॉल को पकड़ता है तो ऐसे पकड़ता है क्योंकि उसको बॉल बहुत तेजी से आगे फेंकना होता है, लेकिन स्पिनर बॉल को ऐसे पकड़ता है। पर ऐसे क्यों पकड़ता है? क्योंकि उसको घुमा के फेंकना। स्पिनर क्या करता है? घुमा के फेंकता है। तो मान लो ये बॉल है, बॉल है और फास्ट बॉलर ने बॉल को फेंका। किसने? फास्ट बॉलर ने। फास्ट बॉलर ने तो बॉल को सीधा फेंकेगा विदाउट स्पिन, और स्पिनर ने, स्लो बॉलर ने बॉल को फेंका तो बॉल ऐसे घूमता हुआ भी है। ऐसे देखो, ये घूमता हुआ, इनको ऐसे बनाना था, कुछ भी कर दे, ऐसे घूम रहा है। ये ओमेगा मैंने बाहर से दिखा दिया आपको, देखो ये ओमेगा है, ऐसे घूम रहा है। अब देखो क्या होगा, जैसे ही बॉल आगे जाएगा, जैसे ही बॉल आगे जाएगा तो जो एयर मॉलिक्यूल है वो वैकेंट स्पेस को फिल करने आएगा। मान लो बॉल यहां था तो यहां पे बॉल था, यहां पे हवा तो नहीं था। जब बॉल आगे गया तो यहां पे एयर, जो वॉल्यूम खाली किया है बॉल ने, उसको फिल करने एयर आएगा। एयर इसको फिल करने यहां आ रहा है, एयर ऐसे भाग के आएगा इसके स्पेस को फिल करने। देखो बॉल आगे तो देखो यहां पे हवा नहीं है, बॉल आगे चला गया तो यहां पे खाली जगह होगा, तो यहां से एयर इसको फिल करने आएगा। यहां से एयर हटेगा, ये एयर हटाएगा, वो एयर ऐसे भाग के फिल करने आएगा। अब ये बॉल ऐसे घूम रहा, ऐसे घूम रहा। अब ऐसे बॉल घूमने की वजह से एयर मॉलिक्यूल तो पीछे जा रहा और ये ओमेगा आर से आगे घूम रहा। ओमेगा आर से आगे घूम रहा। मैं बॉल को यहां बना लेता हूं, चिंता मत कर। ये बॉल है, ये बॉल तुम्हारा ऐसे घूम रहा है ओमेगा से। तो एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी को बनाओगे तो एयर का वेलोसिटी ये होगा, वेलोसिटी ऑफ एयर, ये होगा वेलोसिटी ऑफ एयर।
अब यहां पे बॉल की मैं आर ओमेगा बनाऊंगा तो बॉल की आर ओमेगा यहां पे होगी आगे और बॉल की आर ओमेगा यहां पे होगी पीछे। चलो ठीक है, अब इसको नाम दे देता हूं मैं, ऊपर वाले को ए और यहां पे बी। अब वाटर एयर की रिलेटिव वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी? तो देखो यहां पे बॉल का टॉप मोस्ट पॉइंट कहां जा रहा है? आगे। देखो ऐसे घूम रहा है ना भाई, ऐसे घूम रहा है बॉल। देखो बॉल आगे जा रहा है वी से, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी से, और ओमेगा से घूम रहा था। तो घूमने की वजह से यहां पे टेंजेंशियल वेलोसिटी किधर होगी? बोलो सर, आर ओमेगा पीछे होगी। डन? हाँ सर, आर ओमेगा पीछे। और एयर की भी वेलोसिटी कहां है? सर एयर की वेलोसिटी आगे है, एयर की वेलोसिटी आगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? कम। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू बॉल इज लेस एट टॉप पॉइंट ए, एट द टॉप पॉइंट ऑफ ए। ए पर, यहां पे देखिएगा ध्यान से प्लीज, इस ए पॉइंट पे एयर की रिलेटिव वेलोसिटी कम है क्योंकि बॉल भी घूमते हुए पीछे जा रही है। बॉल का भी रिलेटिव वेलोसिटी, बॉल की खुद की वेलोसिटी पीछे, देखना घूमने की वजह से रामलाल, और एयर की वेलोसिटी भी पीछे, तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होगा। यहां पे बॉल आगे, बॉल का ट्रांसलेशनल वेलोसिटी देखो कहां होगा? आर ओमेगा आगे बी पॉइंट पे, और एयर की वेलोसिटी पीछे। तो बॉल यहां पे रामलाल अगर बैठा है, रामलाल के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देखो, तो रामलाल अपनी वेलोसिटी को उल्टी करके जोड़ देगा इसमें। तो एयर की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एयर इज मोर एट पॉइंट बी। बी पे एयर की रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, और पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट एक ही लाइन पे, बॉल के लाइन पे आप जीरो मान सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी बॉल का ऊपर और नीचे बॉल के ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, तो पोटेंशियल इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहां पे वेलोसिटी ज्यादा, ऊपर पे वेलोसिटी कम। तो जहां पे वेलोसिटी कम है उससे प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा है वहां पे प्रेशर कम होगा। यहां पे एयर मॉलिक्यूल ने इसके रिलेटिव में तेजी से भाग गया। यहां पे एयर मॉलिक्यूल बहुत धीरे धीरे चल रहा है और प्रेशर अप्लाई करेगा। जितना धीरे धीरे मेरे से चल रहा है तो प्रेशर अप्लाई करेगा। और मान लो एयर वेलोसिटी, अच्छा एयर बहुत तेजी से भाग गया तो वहां पे खाली करता जा रही है, वहां पे प्रेशर कम होगा। जहां वेलोसिटी ज्यादा प्रेशर कम, तो प्रेशर कम होने की वजह से, ऊपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से प्रेशर डिफरेंस आएगा। प्रेशर डिफरेंस फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये डेविएट कर जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? तो कभी कभी तुमने देखा होगा कि ये विकेट है, क्रिकेट खूब देखते हो, ये क्रिकेट से तुम्हें समझ आता है ये विकेट है। और मुरथैया मुरलीधरन या अपना हरभजन सिंह और जो भी स्पिनर बॉलर होता है, बॉल को फेंका। देख बॉल को मैं फेंक रहा हूं तुम्हारे सामने, देख बॉल गया, यहां टप्पा खाया, बॉल इधर जाना चाहिए वाइड, ये घूम के इधर बोल्ड कर दिया। तो यहां पे बॉल, एयर की रिलेटिव वेलोसिटी यहां होगी बहुत कम, यहां की एयर रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा। रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ज्यादा तो प्रेशर कम, यहां पे प्रेशर ज्यादा, तो बॉल पे एक फोर्स लगता है जो ड्रिफ्ट कर जाता है। इन स्विंग आउट स्विंग पढ़ते हो ना, वही वाली कहानी। सर ये तो आपने ठीक समझा, लेकिन सर फास्टर का भी बॉल कभी कभी स्विंग करता है, फास्टर का भी बॉल डेविएट कर जाता है। देखो यही कहानी कि फुटबॉलर जब बॉल को मारता है तो फुटबॉल घूमता हुआ जाता है, ऐसे घूम रहा। तो इधर इधर जो है ना, एयर की वेलोसिटी कम, यहाँ पे एयर की वेलोसिटी ज्यादा, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा, तो ये बॉल सीधा ना जाके ऐसे घूम जाता है। अच्छा फास्टर की कहानी सुनो। फास्टर बॉल को सीधा पकड़ता है सर, हाँ सीधा पकड़ता है, तो उस केस में भी बॉल स्विंग करता है। ऐसा क्यों? तो उस केस में बॉल क्यों स्विंग करता है बेटा, समझ लेना, बहुत काम आएगा। तुमने देखा है फास्ट बॉलर को बॉल को ऐसे ऐसे खींचता रहता है, क्यों? खुजली हो रहा है क्या उसको? खुजली हो रहा है क्या? कभी यहाँ बॉल से खुजली करता है, कभी यहाँ खुजली करता है, कभी पीछे खुजली करता है, या कभी पैर पे खुजली करता है। कहा है भाई, क्या दिक्कत हो रहा है उसको? पूरे बॉडी में खुजली हो रहा है क्या उसको? नहीं, वो क्या करता है देखना, मजा आ जाएगा सुनना। कितने लोगों को इसका आंसर पता है बताओ? बता देना कि सर हमें तो पहले से पता था इसका आंसर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे लगता है 80% लोगों को आंसर नहीं पता है। देखो क्या होता है, इसके पीछे फिजिक्स है। वो क्या करता है, अच्छा इतना ध्यान रखना कि बॉलर हमेशा एक ही साइड को घिसता है, एक ही साइड को घिसता है। अब एक साइड को बड़े प्यार से ट्रीट करता है, एक साइड में ना वो हाथ भी नहीं लगाता, एकदम प्यार से रखता है। दूसरे साइड पर एकदम खींच के रफ बना देता है। ऐसा नहीं कि उसको इस साइड से नफरत है, ये बैट्समैन का साइड है, ये बॉलर का साइड है, ऐसा नहीं है, इसको रफ बना देता है। तो गजब ही चीज बता रहे हो आज तो, ये रफ हो जाएगा। खींच के इसको क्या कर दिया, रफ, और इसको कर देता स्मूथ। ठीक है सर, इसको कर देता है स्मूथ। अब यहां पे रफ हो गया, तो रफनेस की वजह से
एयर मॉलिक्यूल उसमें अटकेगा, देखो ना एयर मॉलिक्यूल अटकेगा, तो यहां पे वेलोसिटी हो जाएगी कम, और जहां स्मूथ सरफेस है वहां पे वेलोसिटी हो जाएगी ज्यादा, तो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लग जाएगा, इसीलिए वो रफ बनाते थे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब आपको एक बढ़िया सवाल कराते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स तो आपको करा देंगे, एक बढ़िया सवाल कराते हैं, एक बढ़िया सवाल कराते हैं, ये देखिए ये देखिए नीट 2015, नीट 2015, नीट 2015, अ विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकंड ब्लोज। देखो ये रामलाल का घर है, रामलाल के घर में खिड़की भी है, गेट भी है, पूरा प्रॉपर घर है रामलाल का, रामलाल हाउस, रामलाल हाउस। रामलाल बाहर खेल रहा, अब ऐसा ही बना सकता हूं मैं, तुम बढ़िया बना लेना। रामलाल बाहर खेल रहा, बॉल खेल रहा, अचानक से आंधी तूफान आया। ऐसा बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा, बाहर बहुत तेज आंधी तूफान आ रहा, जैसे आंधी तूफान आता है घर वाले बोलते भाग भाग घर में भाग, घर में भाग, तुम भी फटाफट घर में भागते, भागते भागते घर में गए और सारी खिड़की गेट सब बंद कर लिया। ये देखो रामलाल लेकिन शैतान है, रामलाल यहां से देख रहा, रामलाल बाहर देख रहा, गेट वेट बंद कर लिया, रामलाल घर के अंदर यहां पे है। अब क्या हुआ कि तूफान बाहर आया, घर के अंदर नहीं है। हाँ, तूफान जब बाहर आता है तो तुमने देखा होगा कि छप्पर उठ जाता है, जो रूफ होता है, छप्पर जिसको बोलते हैं, हमारे छोटे छोटे एरियाज में जो रूफ ऐसे बनाते हैं ना लकड़ी का, वुड का, खपरा डालते हैं। तो अचानक से जब तूफान आता है ना, तूफान हेवी तूफान आता है, तो ये जो रूफ होता है ना ऊपर उठ जाता है, उड़ जाता, छप्पर उड़ गया। तुम नहीं कहते हो कि गांव गांव में कि इतना तेज तूफान आया ना कि छप्पर उड़ गया? यार बताना छप्पर ऊपर क्यों उड़ गया? तूफान आया, बहुत तेज तूफान आया, तो ज्यादा तेज वेलोसिटी से चलेगा एयर मॉलिक्यूल, तो उसको नीचे दबाएगा ना, ऊपर क्यों उड़ गया साहब? छप्पर ऊपर क्यों उड़ जाता है? सबसे पहली बात तो ये है ना। तो सुनना, तूफान बाहर आया है, घर के अंदर नहीं आता है। तूफान अगर बाहर आए, ध्यान से सुनिएगा, तूफान अगर बाहर आए तो छप्पर उड़ता है, और घर के अंदर आए तो तुम कूटे जाते हो। घर के अंदर कभी तूफान आया है? तुम्हें कूटा जाता है। तो देख, बाहर में एयर मॉलिक्यूल बड़ी रफ्तार से जा रहा है, इसका वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड। अब तुमने घर के अंदर से बंद कर लिया, तो घर में जैसे हम यहाँ पे बैठे हैं, एयर मॉलिक्यूल की कोई डायरेक्शनल वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है रैंडम, तो एयर मॉलिक्यूल के अंदर में वेलोसिटी अपन क्या मान लेते हैं? 0। अब क्या दिया हुआ है? द एरिया ऑफ द, हाँ, रामलाल के घर का जो छत का एरिया है वो 2 है 250 मीटर स्क्वायर। Assume that the pressure inside the house is atmospheric pressure, हाँ, अंदर में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। And the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force will be, फोर्स कितना लग रहा है और किधर लग रहा है ये पूछा है। बेटा देखना, बर्नौलीज इक्वेशन का एक जबरदस्त सवाल, बर्नौलीज इक्वेशन का बहुत ही तगड़ा सवाल है। सुनो, एक लाइन खींच लो और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी को मान लो 0, ठीक है सर। यहाँ पे पॉइंट मान लो 1 और घर के अंदर का पॉइंट मान लो 2, जस्ट आउटसाइड और इनसाइड पॉइंट मान लिया। अब तुम लगा दो बर्नौलीज इक्वेशन, प्रेशर एट 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी एट 1 हो जाएगा हाफ रो वी स्क्वायर, जो तुम्हें 40 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया, तो जस्ट ऊपर जस्ट नीचे वाली बात, तो पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल टू घर के अंदर का जो प्रेशर है इनसाइड आउट वो P नॉट है, प्लस काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी 0 होने से 0 और प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी 0। ये इनसाइड हाउस की बात है, इनसाइड हाउस, जस्ट इनसाइड हाउस बोलना ज्यादा ठीक है, जस्ट इनसाइड हाउस। अब मुझे एक बात बताओ कि प्रेशर कौन सा ज्यादा होगा? आप यहाँ पे कह रहे हो कि P1 प्लस हाफ रो V1 का होल स्क्वायर है, P1 में कुछ ऐड किया है और यहाँ पे अकेला सिर्फ P नॉट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि P नॉट इज ग्रेटर देन P1, मतलब घर के अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, घर के बाहर प्रेशर कम है, क्योंकि घर के अंदर वेलोसिटी 0, घर के बाहर एयर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम लगाएगा, उस पर प्रेशर कम लग रहा है तो बाहर वाली चीजों पे प्रेशर कम लगाएगा। ऊपर में एयर मॉलिक्यूल जो जहां पे प्रेजेंट है यहाँ में एक लो प्रेशर पे है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ गई, ऊपर प्रेशर लो नीचे प्रेशर हाई, तो P1 को उधर भेज दो, तो टर्म हो जाएगा P नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू हाफ रो V1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ एरिया से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करो तो प्रेशर डिफरेंस इनटू एरिया, फोर्स आ जाएगा और ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इज इक्वल टू हाफ डेंसिटी की वैल्यू 1.2, वेलोसिटी की वैल्यू 40 इंटू 250, आंसर निकाल लो। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड, अपवर्ड। अपवर्ड क्यों? तो अंदर में प्रेशर कम, बाहर में प्रेशर ज्यादा। यही वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है बेटा, ये सेम वर्किंग प्रिंसिपल काम करता है
काम करता है एरोप्लेन में। एरोप्लेन के उस पर सवाल भी पूछे जाते हैं। एरोप्लेन पे कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूं। एरोप्लेन पे काम ऐसे करता है कि मान लो कि एरोप्लेन है, ये बढ़िया तो नहीं बना पाऊंगा मैं, ये विंग्स एरोप्लेन का, ये विंग्स एरोप्लेन का। तो होता क्या है, इंडिया टू युगांडा, इंडिया टू युगांडा जा रहा है एरोप्लेन। सुनो क्या होता है। अब यहां पे एरोडायनेमिक्स इस तरह से वर्क करता है कि जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड की कहानी होती है। यहां पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मानते हुए 0 मान लोगे। मान लो नीचे वाले पॉइंट पे 1 पे प्रेशर है P1, ऊपर में प्रेशर है P2, यहाँ वेलोसिटी है V2, नीचे वेलोसिटी है V1। तो किसी तरीके से ऊपर वाले की वेलोसिटी को हम ज्यादा रखते हैं, तो V2 इज ग्रेटर देन V1, ये तुम्हें बताया जाता है। ये वेलोसिटी डिफरेंस बता देगा। तो वेलोसिटी ऊपर में ज्यादा, नीचे कम है, तो नीचे प्रेशर ज्यादा होगा इसके ऊपर के प्रेशर से, तो नीचे हायर प्रेशर पे होगा, ऊपर प्रेशर कम होगा, तो ऊपर की तरफ पूरे एरोप्लेन के विंग्स पे फोर्स लगेगा, इसलिए बैलेंस करके रखो। तो इसमें तुम्हें बस इतना समझना है कि कभी पूछ लेते हैं कि एरोप्लेन का ऊपर लिफ्ट करना कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड है। बस इतना आपको याद रखना है कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड होगा, तो बर्नौलीज इक्वेशन पे बेस्ड होगा। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अब है तुम्हारा नेक्स्ट वेलोसिटी स्पीड ऑफ इफ्लक्स। स्पीड ऑफ इफ्लक्स का मतलब ये है कि साहब एक कंटेनर लिया अपन, इस कंटेनर को ऊपर से क्लोज कर दिया और इस कंटेनर में पानी भरा है पूरा, कितने हाइट तक, h हाइट तक। पानी कैसे दिखाऊं मैं इसमें, पानी 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 ग्रीन से दिखा देता हूं। यहाँ देखो ये पानी भरा है पूरा, यहां से पानी का जो हाइट है वो है तुम्हारा L मान लो, और ये h डेप्थ में यहाँ पे होल कर दिया। होल से पानी निकल रहा होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी इस पे हमें चर्चा करनी है। वेलोसिटी कितनी होगी इस पे चर्चा करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं कि बर्नौलीज इक्वेशन लगा लेंगे पॉइंट 1 और 2 के बीच में। बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2, बिटवीन पॉइंट 1 एंड 2 बर्नौलीज इक्वेशन लगा लेते हैं। तो यहां पे मान लो प्रेशर है तुम्हारा कुछ P2 और यहां पे लिक्विड स्ट्रीम की वेलोसिटी है कुछ V2। यहां पे होल का एरिया है स्मॉल है, एरिया ऑफ होल जहां से वाटर निकल रहा है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल ए, एरिया ऑफ कंटेनर। ये सारी चीजें आपको दी हुई होगी कंटेनर। ठीक है भाई, अब सुनो एक चीज बताओ, यहां पे प्रेशर कितनी होगी सर, कुछ P2। यहां पे पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस को अगर अपन यहां मान ले, पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस को अगर अपन यहां मान ले, यहां पे क्यों माने सर, यहां पे जहां होल है वही मानो ना रेफरेंस, जहां होल है वहीं पे रेफरेंस मान लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस तो हम कहीं भी मान सकते हैं। तो जहां पे होल है वहां से हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, और होल से वाटर लेवल की हाइट है h, तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम रो GH। अपने को L से कोई मतलब नहीं, क्योंकि होल पे ही हमने पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान लिया। अब h हाइट पे देखिएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी रो GH, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ रो V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बाहर में यहाँ जस्ट होल के जस्ट आउटसाइड पॉइंट 1 में प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगा P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल होगा P0 प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0। ये इक्वेशन बनेगा। अब इस इक्वेशन में एक खास बात ये है कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से एरिया इनटू V2 का प्रोडक्ट, इसका एरिया स्मॉल ए इनटू V के बराबर होगा। और आप ये जानते हो कि होल का एरिया बहुत छोटा करते हैं अपन, तो होल का एरिया जो स्मॉल है बहुत बहुत कम है कैपिटल ए से, तो V2 बहुत बहुत बहुत, देखो ये बहुत बड़ा है तो ये बहुत छोटा होगा V2 V से, तो आप इसको नेग्लेक्ट मान सकते हैं। तो V2 को ऑलमोस्ट क्या कह सकते हैं अपन, 0। तो ये वाला टर्म अपन आप 0 कर देंगे, ये वाला टर्म क्या कर देंगे अपन 0, और इस P0 को उधर उठा के ले जाते, ये टर्म 0 तो ये P0 उधर जाएगा, तो इक्वेशन बनेगा आपका, देखिएगा ध्यान से, P2 माइनस P0 प्लस रो GH इज इक्वल टू हाफ रो V स्क्वायर। ये V2 वाला टर्म कहां चला गया, यहाँ पे जो इसकी वेलोसिटी थी V2 वो कहां चला गया, तो V2 बहुत कम होगा इस V1 के कंपेयर में, इसलिए V2 का स्क्वायर और भी कम होगा, इसलिए वो नेग्लेक्ट हो गया। ये इक्वेशन आया। यहां से 2 को उधर ले जाओ, क्या करो बेटा, 2 को उधर ले जाओ, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो और रो से उधर डिवाइड कर दो, तो V का होल स्क्वायर बेटा आएगा आपका 2 डेल्टा P बाई रो
प्लस यहाँ से रो से, जब ये रो से डिवाइड कर दो, देखो रो को नीचे लगाओ, रो से रो कटेगा 2gh, ये आएगा 2gh। अब v स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो ये इक्वेशन तुम्हारा बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये इक्वेशन बन जाएगा v इज इक्वल टू 2p2 माइनस p0 बटा रो प्लस 2gh। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी। बर्नौलीज इक्वेशन लगा निकाला। इसका जो वेलोसिटी है एरोप्लेन में यही करते हैं कि एरोप्लेन के केस में जो वो देखा था ना, एरोप्लेन मैंने आपको पढ़ाया है मोमेंटम में। ये बच्चे बोले सर एरोप्लेन आपने नहीं पढ़ाया मैंने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का केस है। जब एरोप्लेन ऊपर जाता है तो गैस बाहर निकलता है, तो गैस बाहर कैसे इतनी तेजी से निकलता है, तो अंदर में यही प्रिंसिपल काम करता है, प्रेशर डिफरेंस बहुत ज्यादा रखते हैं। प्रेशर डिफरेंस हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं। लेकिन एक टोरिसिली का इक्वेशन होता है, टोरिसिली कहता है कि अगर मैं कंटेनर को ओपन रखूं, इफ कंटेनर इज ओपन, इसका एजम्पशन है, ये कोई खास लॉ नहीं है, इफ कंटेनर इज ओपन, कंटेनर इज ओपन, अगर मैंने कंटेनर को ओपन रखा, देखो मैं यहां पे ओपन रख के दिखा देता हूं। पिछले केस में कंटेनर क्लोज होगा तभी तो यहां पे प्रेशर तुम P2 मानोगे, अगर ओपन होता तो सरफेस पे प्रेशर तुम्हारा कुछ होता P0 के बराबर है, एटमॉस्फेयर के बराबर। यहां तक लिक्विड फिल्टेड है और होल में कहीं भी करूं कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस होल से अपर लेवल का जो हाइट है वो h है। अपर लेवल का हाइट क्या हो, यहां से निकलने वाले फ्लूइड की वेलोसिटी देख ली, तो यहां पे निकलने वाले जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, सबसे पहली बात अगर कंटेनर ओपन है तो यहां पे प्रेशर P0 होगा और बाहर जस्ट प्रेशर P0 होगा। ये भी ओपन टू द एयर है, यहां पे भी ओपन टू द एयर है, तो जस्ट बाहर, आउटसाइड की बात करिए, अंदर की बात नहीं करी, जस्ट इसके बाहर यहां पे प्रेशर P0 है। तो ये तुम्हारा जो डेल्टा P का टर्म हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो यहां से होल से निकलने वाले लिक्विड की वेलोसिटी, लिक्विड फ्रॉम होल, ये हो जाएगा रूट अंडर 2gh। और ये खास बात है कि अगर मैंने कंटेनर को ओपन रखा है तो प्रेशर कैंसिल हो गया तुम्हारा और रो से रो दोनों तरफ कट गया है, मतलब डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी। ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। मतलब ये कह रहा है कि अगर यहां पे कोई तुम कंटेनर ले लो और इसमें तुम केरोसिन फिल कर दो या वाटर फिल कर दो या ग्लिसरीन फिल कर दो या मरकरी फिल कर दो, यहां पे जो होल करोगे, कंटेनर ऊपर ओपन रखना है, यहां पे होल करोगे तो निकलने वाले हर लिक्विड की वेलोसिटी सेम होगी और वो होगी तुम्हारा रूट अंडर 2gh। हाँ, ऊपर कंटेनर के एरिया के कंपेयर में होल की एरिया कम होनी चाहिए, तब ये होगी वेलोसिटी। अब यहां पे नीट वालों ने इस पे सवाल पूछ लिया। नीट वालों ने सवाल क्या पूछा, water of density this and kerosene at density this are filled in a two identical container vessel. Both vessels have same small hole at their bottom. The speed of water and kerosene coming out the hole are v1 and v2 respectively. Select the correct statement. v1 is equal to v2. तो आपको कैसे पता कंटेनर ओपन है? कुछ नहीं लिखा कंटेनर के बारे में, तो ओपन ही मानेंगे, क्लोज नहीं मानेंगे। कुछ ना लिखा हो तो लिख लो, अभी मैं कह रहा हूं लिख लो। तो आपको कैसे पता? नीट वालों ने यही आंसर दिया था यार। तो कुछ चीजें आप में पता नहीं होती है, सवाल सॉल्व करके हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है। मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे मान लो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, कुछ बताऊं, चलिए बीटा डी के बताता हूं, सुनना, बीटा डी के बताता हूं। तो दो तरह की बीटा डी के होता है, बीटा प्लस, बीटा माइनस। अगर आपसे कह रहा है बीटा माइनस डी के बताइए तो बीटा माइनस डी के बताएंगे, आपसे कह रहा है बीटा प्लस डी के बताइए तो बीटा प्लस डी के बताएंगे, और आपसे कह रहा है बीटा डी के बताइए कितना होगा तो कौन सा बताओगे? बीटा डी के तो दो तरह का है, बीटा प्लस, बीटा माइनस। तो आपसे कह रहा है कि बीटा डी के बताइए, बाय डिफॉल्ट कौन सा डी के बताएं? पता है आपको? बीटा माइनस। सिर्फ बीटा डी के बोले तो बीटा माइनस होता है, बीटा माइनस बोले तो बीटा माइनस ही होता है, बीटा प्लस बोले तब जाके बीटा प्लस होता है। कुछ चीजें आपको माने तो कंटेनर ओपन ही माने, तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी रूट अंडर 2gh। हाइट पे डिपेंड करता है, सिंपल, रूट अंडर 2gh, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और हाइट पे डिपेंड करता है। समझ आई ये चीज? अब मान लो ये कंटेनर है, ये क्या है? कंटेनर है, इसकी हाइट है कैपिटल H, ओपन है और यहां से स्मॉल h हाइट पे मैंने होल करा, यहां से लिक्विड बाहर निकल रहा। तो लिक्विड जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकल कर यहां गिरेगा, इस कंटेनर से किसी r हाइट पे गिरेगा। हाँ सर ये बात तो आपने सही बताई। तो इसका रेंज कितना होगा बताओ? वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, मतलब यहां से निकलने वाले लिक्विड के स्ट्रीम को हम इफ्लक्स बोलते हैं, तो इस फ्लक्स का रेंज क्या होगा?
बेटा दो ही चीज बहुत आसान है यहाँ पे समझना। पहली बात कि जब ये निकलेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलेगा और इसकी वेलोसिटी होगी √2gh। हाँ सर होगी। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने वेलोसिटीज गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वर्टिकल वेलोसिटी होगी इसकी 0। इस इंस्टेंट पे ये x की वेलोसिटी है, y की वेलोसिटी निकलते समय क्या होगी 0। तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो y की वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। सिंपल हो जाएगा √2। और मैं बार बार बना कर रहा हूं, अगर कोई बच्चा यहाँ पे बिना काइनेमेटिक्स 1D 2D NLM वर्क एनर्जी पावर देखे इस लेक्चर को देख रहा है तो तुम्हें नीट की कसम है बंद करिए लेक्चर तुरंत और जाके वो पूरा कर, सीक्वेंस में आगे बढ़। उसको छोड़ेगा इसको पढ़ेगा, फिर उसको छोड़ेगा इसको पढ़ लेगा, इससे कुछ नहीं होना। सिलेक्शन 1% लोगों का होना है जो टाइम पे लेक्चर कंप्लीट करेगा, शेड्यूल बना के सही से चलेगा, वही 1% लोग होंगे। 10,000 20,000 लोगों ने एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं लेकिन सिलेक्शन उसमें 1 ही 2% का होना है। तो ऐसे होता है क्या? तो और कैसे होता है भाई? वही 1-2% का सिलेक्शन होगा जो सीक्वेंस में चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। तू शक्तिमान है क्या? इंसान है ना, तो इंसान की तरह पढ़। और जो बच्चा मैं से ये पूछता है ना ये इसको छोड़ के ये पढ़ लूं, इसको छोड़ के वो पढ़ लूं, उसको तो मैं मन करता है कि ऊपर से धक्का दे दूं, नीचे काली घाटी में गिरा दूं। देखिए इधर 2 हाइट तो ये हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इंटू जी, ये हो जाएगा हाइट। तो रेंज की वैल्यू क्या होगी सर? वेलोसिटी ऑफ x इंटू टाइम ऑफ लाइट। तो x की वेलोसिटी होगी √2gh इंटू टाइम ऑफ लाइट है 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h बाई जी। ठीक है भाई? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, जब तुम इसको प्रोडक्ट करोगे तो रूट के अंदर जी कैंसिल हो जाएगा। रूट कैंसिल मत कर देना, जी कैंसिल होगा बस। तो ये आएगा 2 और 2 रूट के अंदर 4, तो 2 बाहर निकाल सकते हो। रूट अंडर इधर बचेगा h और इधर बचेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये रेंज की वैल्यू, तो रेंज बराबर हो जाएगा 2 इंटू रूट अंडर स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये रेंज की वैल्यू है। ये क्या आ गई बेटा? रेंज की वैल्यू। ठीक है, कोई खास बात नहीं। अब ये रेंज मैक्सिमम कब होगा इसकी बात अपन कर लेते हैं। तो कैपिटल R बराबर आ गया तुम्हारा 2 रूट अंडर h इंटू स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल h। यही है ना? देख ले स्मॉल h, अच्छा स्मॉल h है, ओके स्मॉल h माइनस अरे सर गड़बड़ कर रहे हो आप, ये है, चलो ठीक है। जहां पे कैपिटल H टोटल कंटेनर की हाइट है, स्मॉल h अपर लेवल से होल की हाइट है। ठीक है? फॉर द मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। अब देखना किताबों में कितनी बकलोली करते हैं। मैक्सिमम रेंज को लिखते हैं dr/dh 0 होगा, क्योंकि r क्या है? रेंज। और रेंज कैसे चेंज होगा? तो इस स्मॉल देखो कैपिटल H तो कांस्टेंट है, स्मॉल h की पोजीशन को चेंज करते हैं। स्मॉल h के पोजीशन को चेंज करेंगे, होल की पोजीशन को चेंज करेंगे तो स्मॉल h चेंज होगा। तो यहाँ पे रेंज एज अ फंक्शन ऑफ क्या आया है? स्मॉल h। स्मॉल h ही तो वेरिएबल है। हाँ सर ठीक है, स्मॉल h वेरिएबल है। तो किताबों में क्या करते हैं कि फॉर मैक्सिमम रेंज dr/dh को 0 करते हैं। सही तो करते हैं सर। अगर कोई चीज मैक्सिमम है कोई चीज मैक्सिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन जिसके साथ वो वेरी कर रहा है उसके साथ 0 होना चाहिए। जैसे वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगा? जब dv/dt 0 होगा। एक्सीलरेशन कब मैक्सिमम होगा? जब dA/dt 0 होगा। जिसका भी मैक्सिमम देखना है उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो, ये मैंने आपको समझाया। यहाँ पे रेंज मैक्सिमम करना है तो रेंज का डिफरेंशिएशन 0 कर दो, मैंने आपको समझाया। रेंज का डिफरेंशिएशन क्या कर दोगे? 0, मैंने आपको ये समझाया। हाँ सर रेंज का डिफरेंस 0 करेंगे, लेकिन ये किताबों में करते हैं। अब रेंज में रूट लगा, अब डिफरेंशिएशन करेगा तेरा प्राण निकल जाएगा। मैं ये नहीं करता, ये है एकदम युगांडा वाली मजदूरी। तो सुन, आप क्या कर लोगे? मैं क्या कर लूंगा, थोड़ा सा ना अपना ये वाला लगाऊंगा, तू भी अपना ये वाला लगा। हाँ तो बताओ क्या करेंगे? सुनो, रूट को इधर लाओ, तो ये होगा r² / 4 इज इक्वल टू स्मॉल h कैपिटल H माइनस स्मॉल। सुन, अब जब रेंज मैक्सिमम होगा तो r² भी तो मैक्सिमम होगा। ऐसे सर कैसे? ऐसे कैसे? अरे बे, अगर x मैक्सिमम है तो x² भी तो मैक्सिमम होगा। x एक नंबर है, x की वैल्यू मैक्सिमम मान लो 5 है, x² की मैक्सिमम वैल्यू तभी होगी जब x वैल्यू 5 होगा। तो सिंपल r तभी मैक्सिमम होगा जब d² / 4 मैक्सिमम होगा। मोक्ष मिल जाएगा, देखना ध्यान से। r² dh को मैं डिफरेंशिएट करके 0 करूं। मैं क्यों करूं रूट को डिफरेंशिएशन? मुझे पता है कि रूट को मैं इधर ले आऊं तो r तभी मैक्सिमम होगा जब r² मैक्सिमम होगा। तो r² को डिफरेंशिएट करते तो इससे क्या हो जाएगा कि ये टर्म बस इतना बचा है, स्मॉल h को अंदर ले जाओगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ बचेगा कैपिटल H स्मॉल h माइनस h²। इसका डिफरेंशिएशन h के रिस्पेक्ट में करना बस। क्यों मैं 4 लाइन एक्स्ट्रा मजदूरी करूं? जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा
तो कैपिटल एच कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, एच का डिफरेंस इसके साथ 1, तो ये आएगा कैपिटल एच माइनस 2h बराबर 0। तो कैपिटल एच बराबर 2h, एच बराबर कैपिटल एच बाई 2, मतलब हाइट, होल के हाइट की पोजीशन एग्जैक्टली मिड में होनी चाहिए। जो होल की हाइट की पोजीशन है वो एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए? मिड में होनी चाहिए। होल की हाइट की जो पोजीशन एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए? मिड में होनी चाहिए, मिड में। यहां से h इज इक्वल टू कैपिटल एच बाई 2 पे रखेंगे तो रेंज मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम रेंज होगा कितना? तो मैक्सिमम रेंज तभी होगा जब स्मॉल एच को कैपिटल एच बाई 2 रखेंगे। तो रखिए रेंज आपका ये रहा, स्मॉल एच को कैपिटल एच बाई 2 रखेंगे और यहां से स्मॉल एच को कैपिटल एच बाई 2 रखेंगे तो एच माइनस एच बाई 2, एच बाई 2 आ जाएगा और बाहर से एक 2 है तो ये 2 2 4, 4 भी बाहर जाएगा तो 2 बनेगा, एच स्क्वायर मतलब एच। और मैक्सिमम पॉसिबल जो रेंज होगी वो कंटेनर के हाइट के इक्वल होगी। मैक्सिमम पॉसिबल जो रेंज होगी वो कंटेनर के हाइट के इक्वल होगी। अभी इस पे बहुत सारे सवाल करने हैं, बहुत सारे सवाल करने हैं, घबराना नहीं है। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स पे बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे मैं कंटेनर को ग्राउंड पे न रख के किसी स्टैंड पे रख दूं, जब ये बाहर निकलेगा तो इसका एरिया ऑफ फ्लक्स क्या होगा, इसमें फोर्स कितना लगेगा, कंटेनर खाली होने में टाइम कितना लगेगा, जी बिल्कुल टाइम कितना लगेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो ये सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और साथ साथ विस्कोसिटी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक आपका सब कुछ मैं बराबर कर दूंगा, है ना। पहले लेक्चर में कंटेंट ज्यादा ले लिया था अपन ने, इसलिए थोड़ा सा गैप की वजह से देखो ये सारे सवाल करेंगे। यहाँ पे दो अलग अलग हाइट पे मैंने होल्ड किया, दोनों पे रेंज बराबर है तो उन दोनों में रिलेशन क्या होगी। स्टैंड पे रख दिया मैंने कंटेनर को मैंने घुमा दिया तो साइड में उठ जाता है, तो कितने हाइट तक उठेगा, एकदम जबरदस्त सवाल है। ये करेंगे, मजा आया कि नहीं देख के बताओ। ये करेंगे, चलो ठीक है ना। कंटेनर खाली होने में टाइम कितना लगेगा, ये सारी सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये सारे सवाल मैं करा दूंगा, आप चिंता मत करना, कंसेप्ट समझ लेना यहाँ तक बस, ठीक है। धन्यवाद।